अच्छा सा रीजन ये हो सकता है जो कि मैं हमेशा क्लासरूम में देता हूं, दैट इज तुम देखना जो भारी है, ठीक है, मोर इनर्शिया, देखना ये इनर्शिया से मैं मैच कराऊंगा, जो भारी है और ये पतला है, तो भारी वाला का इनर्शिया भी तो ज्यादा होगा। ये समझ आ रहा है क्या? दोनों सेम टाइम में जमीन में स्ट्राइक होता है, तो भारी जो है उसका इनर्शिया भी तो ज्यादा होगा और जो पतला है उसका इनर्शिया कम होगा, ठीक है। तो भारी वाला तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये आगे आना चाहिए था, बट उसका इनर्शिया के कारण वो पहले रेस्ट में था, तो मेरा अमाउंट ऑफ मोशन अगर देखोगे जीरो है, इसके लिए मेरा लीनियर मोमेंटम क्या है? जीरो, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मोशन को कौन मेजर करता है? लीनियर मोमेंटम से हम लोग मेजर कर सकते हैं। और अमाउंट ऑफ मोशन अगर ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरा मास है और मुझे एक वेलोसिटी एक्वायर करना पड़ेगा। एक वेलोसिटी एक्वायर, अगर जितना ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर करोगे मास तो ज्यादा नहीं कर सकते। देखो कितना खाओगे कितना पियोगे, ठीक है, मास तो जितना है उतना ही रह पाएगा। तो बच्चों सक्सेसफुली हम लोग ने मोशन इन ए प्लेन को अच्छे तरीके से हम लोग ने खत्म कर लिया है। साथ में अगर तुम देखोगे मैंने वेक्टर, मैंने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सबको मैंने बेसिक से एडवांस की लेवल की फिजिक्स उधर पे मैंने पढ़ाया हुआ है। तुम जाके एक बार प्लेलिस्ट को देख लो। अगर तुम्हारा नॉलेज जीरो है तो भी जाके तुम प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, उधर से पढ़ाई कर सकते हो। और अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए अगर तैयारी करना है तो भी तुम उधर से जाके पढ़ सकते हो। तुम्हारा जेई, नीट और जेई एडवांस जैसे जितना भी एग्जाम है उसका पूरा कंटेंट उधर पे है, तुम जाके चेक करो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और उसी एनर्जी के साथ आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करने जा रहे, और आज हम लोग फास्ट लॉ एंड सेकंड लॉ को खत्म कर लेंगे। और साथ ही साथ तुम मेरा वीडियो को फॉलो करते रहना, पूरा चैप्टर को हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल पूरा खत्म कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते आज की लेक्चर। देखना ये सब टॉपिक्स है जो आज हम लोग क्या करेंगे, आज पूरा टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते, आज हम लोग क्या करेंगे, इनर्शिया वगैरह खत्म करेंगे, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट खत्म करेंगे, ठीक है। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट को ही हम लोग फास्ट लॉ ऑफ मोशन का नाम देते हैं, या तो तुम क्या बोल सकते हो, न्यूटन का फास्ट लॉ, ठीक है, उसका हम लोग गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं। इनर्शिया समझेंगे और साथ साथ में आज हम लोग लीनियर मोमेंटम समझेंगे। लीनियर मोमेंटम समझने के बाद ही हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं, सेकेंड लॉ को, ठीक है। तो सेकेंड लॉ तक आज हम लोग खत्म करने का ट्राई करेंगे और उसके बाद हमारा थर्ड लॉ भी आएगा, और साथ साथ में बहुत ज्यादा एडवांस का कंटेंट मैं उधर पे कवर करा दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, ये चैप्टर का जो मीनिंग है दैट इज फोर्स, ठीक है। फोर्स अगर हमें समझ नहीं आता है तो ये चैप्टर कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फोर्स एक क्या होता है, जैसे कि इधर पे एक ऑब्जेक्ट है और मुझे इसमें एक फोर्स लगाना है। देखो ये ऐसे लगाते, या तो ऐसे मुझे एक फोर्स लगाना है, या तो मुझे ऐसे फोर्स लगाना है। किसी भी डायरेक्शन में तुम फोर्स को इधर पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले फोर्स हमें समझना पड़ेगा। फोर्स अगर समझोगे तो ही तो जाके फास्ट लॉ एंड सेकंड लॉ समझ सकते हो आज, ठीक है, क्योंकि फास्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों में ही फोर्स के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है, ठीक है। तो फोर्स को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। शायद ये तुम क्लास 9 में भी फोर्स और फास्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ये सब तुम पढ़े होगे, ठीक है। तो आज तुम क्लास 9 का वो सब रिकॉल करना, और जो जो थोड़ा बहुत गलत फहमियां होगा वो आज हम लोग क्या करेंगे, उधर पे सुधार लेंगे, ठीक है। चलो, जैसे कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास लेट से m है, ठीक है। इसमें मैंने इधर से एक फोर्स लगाया, 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 ठीक है। F1, F2, F3 एंड F4। बात ये है कि फोर्स होता क्या है सर, आपने तो इधर पे दे दिया कि सर ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, बट फोर्स का मीनिंग क्या है? तो फोर्स का जो एक्चुअल मीनिंग है उसको हम लोग बोलते हैं पुश या तो पुल। पुश और पुल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा फोर्स बोलते हैं, ठीक है। पुश या तो पुल को ही हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। पुश या तो पुल, फोर्स एक क्या है, एक पुश या तो पुल, ठीक है। बट सिर्फ पुश और पुल, यस, बट जिसके वजह से, पुश और पुल के वजह से तुम्हारे पास कुछ चीजें होता है, वो चीजें हमें नोट करना पड़ेगा कि किसी भी बॉडी का मोशन में चेंज आना, चेंज इन मोशन, जैसे कि रेस्ट में है तो मोशन में आना, मोशन में है तो रेस्ट में आना, ठीक है, ये फोर्स करवाता है। जैसे कि एक क्रिकेट बॉल मेरे तरफ आ रहा है या तो एक फुटबॉल मेरे तरफ आ, ठीक है, एक फुटबॉल मेरे तरफ आ रहा है, तो मुझे अगर उसको, वो मोशन में है, मुझे अगर उसको रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब उसका मोशन को मैंने चेंज करवा दिया, ठीक है। उसको, उसका मोशन को अगर चेंज करना है तो तुम्हें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दैट फोर्स इज नोन एज पुश और पुल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसके वजह से, बिकॉज ऑफ दैट पुश एंड पुल क्या हो सकता है, चेंज इन मोशन हो सकता है।
ठीक है, शेप ऑफ द बॉडी चेंज हो सकता है, शेप ऑफ द बॉडी चेंज हो सकता है फोर्स के वजह से। ठीक है, जैसे कि एक हमारे पास एक अगर बैलून है, उसको मैंने फोर्स लगाया तो उसका क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। ये तुम्हें समझ आया कि नहीं? किसी भी चीज, एक स्पॉन्ज है हमारे पास, उसको अगर तुम फोर्स लगाओगे तो उसका शेप एंड साइज क्या दिखेगा, तुम्हें थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखेगा। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें समझ आ रहा है। और या तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी चेंज करा सकते हो फोर्स के वजह से। क्या चेंज हो सकता है? और फोर्स ऐसा एक पुश एंड पुल है, ठीक है, ऐसा एक पुश एंड पुल है जिसके वजह से मोशन में चेंज ला सकते हो। मोशन मतलब क्या हो जाएगा, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में तुम चेंज ला सकते हो, या तो तुम शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप में तुम चेंज ला सकते हो फोर्स को अप्लाई करने के बाद। और फिर तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्शन में चेंज ला सकते हो। क्या कर सकते हो, चेंज तुम कहां पे ला सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज ला सकते हो। ठीक है, मोशन में भी चेंज ला सकते हो, या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी तुम क्या कर सकते हो, चेंज ला सकते हो। ये सब बातें तुम्हें पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पुश और पुल पता होने से नहीं चलेगा कि फोर्स के वजह से क्या क्या हो रहा है। यही सब इधर पे तुम्हारे नोट्स बनाने के लिए मैंने इधर पे लिख के दिया है, देख लो। ए फोर्स में बी कैरेक्टराइज्ड एज एन एजेंसी जिसका नाम है पुश और पुल दैट अल्टर्स और टेंड्स टू अल्टर ए बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और मोशन डायरेक्शन। ठीक है, ये सब चीजों को वो क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। कौन? फोर्स। कौन? फोर्स। और इधर पे अगर देखोगे 3 डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस, मतलब क्या क्या चेंजेस हो सकता है। तो सबसे पहला अगर देखोगे ना, स्पीड को चेंज कर सकते हो, मतलब मोशन हो गया ना, स्पीड को चेंज कर सकते हो, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो, मतलब मोशन और डायरेक्शन के बारे में बात चल रहा है इधर पे कि स्पीड को अगर अल्टर कर पा रहे हो बाई फोर्स तो मतलब चेंज इन मोशन तुम कर पा रहे हो। और अगर तुम देखोगे तो फोर्स के लिए तुम क्या देखोगे, फोर्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, फोर्स के वजह से तुम क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट का मोशन का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मोशन का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। और साथ में अगर तुम देखोगे ना तो तुम क्या कर सकते हो, फोर्स के वजह से तुम क्या ऑल्टर कर सकते हो, तुम ऑल्टर कर सकते हो फॉर्म में। फॉर्म मतलब शेप। ठीक है, शेप में तुम चेंज ला सकते हो। क्या ला सकते हो, शेप में तुम चेंज ला सकते हो। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फोर्स के बारे में। और अभी हम लोग और भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, जैसे तुम्हें जो जो पता है वही हम लोग इधर पे अभी लिख लेते हैं। ठीक है, तुम्हें क्या क्या पता है, तुम्हें पता है कि फोर्स जो है ना सर, उसका एक ऐसा यूनिट आएगा। ठीक है, फोर्स जो है ना सर, उसका एक ऐसा यूनिट आएगा। फोर्स जो है जिसको एफ से नोट करेंगे हम लोग, उसका एक ऐसा यूनिट आएगा और वो ऐसा यूनिट हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन बोल सकते हो, या तो मैं इसका अभी दे देता हूं, बाद में तुम समझ भी जाओगे कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमारा सेकेंड लॉ से तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, समझ भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर तुम्हें ये देखना है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन मैटर करता है, फोर्स किस तरफ लग रहा है ये मैटर करेगा। ठीक है, और आगे हम लोग जाके देखेंगे ये कैसा है, ये पोलर वेक्टर है, क्योंकि इसके पास एक, आगे मैं लिखा दूंगा ये सब। ठीक है, ये एक पोलर वेक्टर है क्योंकि इसके पास एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी समझाता हूं मैं, बट इतना तुम्हें पहले नोट करना पड़ेगा फोर्स के बारे में। फोर्स अगर समझोगे तो ही जाके गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट समझ सकते हो, तो ही जाके तुम न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जैसे गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट को हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, उसको समझ सकते हो। फिर तुम न्यूटन का सेकंड लॉ भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें ये सब पहले अभी क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। जल्दी से नोट करो और उसके बाद हम लोग देखते हैं। जल्दी से नोट कर लो, मैं हट गया, जल्दी से नोट कर लो और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि फोर्स के पास एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, मतलब फोर्स कहां पे लगा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये सब छोटा छोटा बात तुम्हें पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ फोर्स पता होने से नहीं चलेगा कि फोर्स कौन सा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में लगा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि फोर्स कौन सा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में तुम अप्लाई कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में फोर्स अप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा वो अलग आएगा। ठीक है, जैसे कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि इधर पे अगर मुझे कोई भी एग्जांपल अगर देना है तो जैसे कि ये अगर तुम ले लो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ले लो। ठीक है, ये एक फ्रिज है, सोचो ये फ्रिज है तुम्हारा घर का। ठीक है, ये फ्रिज है ऐसा सोच लो।
ये फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और तुमने, किसी ने फोर्स इस तरफ लगाया, किसी ने फोर्स इधर लगाया, इस पॉइंट में, ठीक है, इस पॉइंट में, और किसी ने फोर्स इस पॉइंट में लगाया, ठीक है। दोनों फोर्स का इफेक्ट अलग अलग आएगा। इधर अगर मैं F1 लिखूं, इधर अगर मैं F2 लिखूं, बट F2 का जो वैल्यू है वो F ही है और F1 का वैल्यू F ही है, बट दोनों फोर्स इधर पे, दोनों फोर्स इधर पे अलग 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 इफेक्ट डालेगा, ठीक है। ये तुम्हें नोट करना है, ये तुम्हें समझना है। जितना पहले 9 वगैरह में तुम्हें समझ नहीं आया होगा, क्लास 9 में, ठीक है, बट अभी तुम्हें ये समझना है कि दोनों फोर्स इधर पे जो तुमने लगाया ना, ये दोनों अलग अलग इफेक्ट डालेगा इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तुम जितना दूर लगाओगे ना, उतना इसको मोड़ने का, देखो ये मोड़ने का, इसको टपलिंग बोलते हैं, ठीक है। टपलिंग मैं सिखाऊंगा तुम्हें, ये टपल हो सकता है, ऐसे टपल हो सकता है ये, ठीक है। तो दोनों फोर्स इधर पे अलग अलग क्या दे रहा है तुम्हें, ठीक है। टपलिंग में तुम्हें सिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है, रोटेशन में सिखाऊंगा, जब टॉर्क वगैरह हो जाएगा हमारा तब मैं सिखाऊंगा। तो ये टपल हो सकता है, इस फोर्स के लिए ज्यादा टपलिंग का क्या है, ज्यादा चांसेस है, इसके लिए चांसेस नहीं है क्योंकि ये बहुत नीचे लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में अलग अलग इफेक्ट डालता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में फोर्स अलग अलग इफेक्ट डालता है। इसके वजह से मैंने इधर पे ये लिखा कि पॉइंट ऑफ, सिंस फोर्स इज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दे आर फॉर इट इज नोन एज पोलर वेक्टर, ठीक है। फोर्स, हम लोग का जो फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, वो कैसा वेक्टर है, पोलर वेक्टर है, उसका क्या है, वो पोलर वेक्टर है, ठीक है। और अगर क्लास 12 में जब जाओगे ना, क्लास 12 में जब जाओगे तो तुम्हारे पास दो टाइप का तुम्हें मिलेगा, एक पॉजिटिव फोर्स मिलेगा, ठीक है, एक पॉजिटिव फोर्स मिलेगा और एक नेगेटिव फोर्स मिलेगा। जैसे कि दो अगर हमारे पास, ठीक है, फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स को हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, क्लास 12 का पहला चैप्टर जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे पास दो चीज हो सकता है, एक पॉजिटिव फोर्स हो सकता है और एक नेगेटिव फोर्स हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव फोर्स तब होता है जब दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो पॉजिटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में अगर तुम देखोगे ना, रिपल्सिव फोर्स होता है वो, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ये सब मैं तुम्हें बस अभी बता के रख रहा हूं ताकि तुम्हें पता होना चाहिए, लोगों से तुम्हें कम से कम क्या होना चाहिए, लोगों से कम तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फोर्स दो टाइप का भी हो सकता है, दैट इज पॉजिटिव फोर्स एंड नेगेटिव फोर्स। अगर पॉजिटिव फोर्स हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फोर्स अगर हो रहा है तो तुम इसको बोल सकते हो रिपल्सिव फोर्स। और अगर नेगेटिव फोर्स कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स तुम कैलकुलेट करोगे ना, नेगेटिव चार्ज, ये क्यों मतलब चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स तुम बनाओगे या तो कैलकुलेट करोगे, वो आंसर नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, एक तो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है। और अगर तुम देखोगे तो रिपल्सिव फोर्स को हम लोग पॉजिटिव फोर्स बोलते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग नेगेटिव फोर्स भी बोल सकते हैं, जो कि इधर पे लिखा हुआ है, इधर से तुम क्या कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम और भी इसको ब्रॉडर तुम टर्म्स में अगर इसको डिफाइन करना चाहते हो, मैं इधर पे तुम्हें और एक चीज इधर पे एक्स्ट्रा बता के देता हूं कि तुम्हें अगर फोर्स को और ब्रॉडरली इसको क्या करना है, टाइप्स अगर देखना है ना, टाइप्स ऑफ फोर्स अगर तुम्हें और थोड़ा अच्छे से तुम्हें समझना है, जो हमें चाहिए नहीं एक्चुअली, बट फिर भी मैं इधर बता देता हूं तुम्हें, ठीक है। बट तुम्हें कम से कम इतना पता होना चाहिए, एमसीक्यू वगैरह में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फोर्स, तो टाइप्स ऑफ फोर्स हमारे पास कुछ 4 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है सर, 4 टाइप का। एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो पूरा फोर्स के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, कम से कम तुम्हें क्लास 11 में अभी हो तो फोर्स के बारे में कम से कम पता होना चाहिए ना, उसका टाइप्स क्या है, ये सब पता होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो इस चैप्टर में हमें पूरा पढ़ना है ना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमें पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पूरा इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, जितना भी मैं इधर पे फोर्स पढ़ाऊंगा सब कुछ इधर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होने वाला है।
ठीक है। और अगर तुम देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मिलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ लेंगे, तो ये भी क्लास 11 में तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। बट तुम्हारे पास आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या आएगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस के बीच में लगता है, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कि न्यूक्लियर के बीच में लगता है, तो इसके बारे में हमारा जो फिजिक्स है क्लास 11 और 12 में थोड़ा बहुत मिलेगा, बट इतना ज्यादा इसका क्या नहीं है, हमारे पास एप्लीकेशन नहीं है। और एक तुम्हारा होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हमारा फिजिक्स में है, वो हम लोग देखेंगे क्लास 12 में, ठीक है। ये क्लास 12 में थोड़ा बहुत तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। वो भी स्ट्रॉन्ग वाला नहीं मिलेगा, वीक ही तुम्हें मिल जाएगा क्लास 12 में। तो क्लास 12 में हम लोग थोड़ा बहुत इसको चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। बट ये दोनों तुम इधर पे क्लास 11 में ही तुम इसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास 11 में इसको हम लोग खत्म करेंगे। जितना भी फोर्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, सब तुम्हें यही पता चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही पता चलेगा। और ग्रेविटेशन चैप्टर में जाके हम लोग तुम्हारा जो ग्रेविटी होगा पूरा उसको खत्म करेंगे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उधर जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। और इधर पे भी तुम बोल सकते हो कि इधर पे भी है ना, हमारे पास दो टाइप का, फिर से देखो, अगर फोर्स अगर देखोगे ना, फिर से तुम इसको दो टाइप बोल सकते हो। दैट इज, देखो, पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हो, ऐसे भी तुम इसको डिफाइन कर सकते हो, या तो मैं अभी जो बोल रहा हूं ऐसे भी तुम फोर्स को डिफाइन कर सकते हो। दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, जो आगे मैं करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, इसके बारे में ही पढ़ना है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का अगर डेफिनेशन देखोगे तो ऐसे ही बोल सकते हो कि कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को तुम क्या बोल सकते हो? कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकते हो। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैं अभी एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल भी इधर पे थोड़ा बहुत चाहिए होगा हमें, mg वगैरह वेट चाहिए होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो W इजिकल टू mg तुमने पढ़ा होगा, W इजिकल टू mg तुमने पढ़ा होगा, वो तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। W इजिकल टू mg मतलब वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग जो g का इधर पे एक वैल्यू होता है, देखो g का वैल्यू 9.8 तुम्हें पता होगा, क्लास 9 में ही तुम्हें बताया गया होगा। 9.81 होता है सरफेस में, 9.8। और हम जो इधर पे जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम लोग g को चेंज नहीं करेंगे। मतलब ये हमारा क्या होगा कि किसी भी हाइट पे जाके तुम अगर इस चैप्टर में कैलकुलेशन कर रहे हो तो g का वैल्यू हम लोग इधर पे क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। बट जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा g का जो वैल्यू है ना वो चेंज होता है, g का जो वैल्यू है ना वो चेंज होता है विद हाइट, ठीक है। अभी हम लोग वो चेंज पकड़ेंगे नहीं इधर पे, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ना, उसमें अगर देखोगे एक दो नाम लिख देता हूं, बट आगे जाके हम लोग समझेंगे ये सब, आज का लेक्चर में नहीं, सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन, या तो लोग इसको रिएक्शन बोलते हैं, मैं इसको फोर्स बोलता हूं, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स, उसके बाद टेंशन वगैरह आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आने वाला है आगे, तो हम लोग पढ़ लेंगे। फ्रिक्शन वगैरह आएगा, ठीक है, फ्रिक्शन आएगा, तो हम लोग आराम आराम से इनको खत्म करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फोर्स भी तुम्हें पता होना चाहिए। अभी तुम क्लास 11 में हो तो टाइप्स ऑफ फोर्स तुम्हें हर तरीके का टाइप्स इधर पे पता होना चाहिए, ठीक है। हर तरीका का मतलब ये भी पता होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि क्लास 12 में जाके यूज होगा। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इधर पे 4 टाइप है, जिसमें ये दोनों ही इस बार हमें पढ़ना है, और इसमें थोड़ा बहुत हम लोग वीक वाला हम लोग बात करेंगे क्लास 12 में। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट वाला हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें ये चीजें आता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में तो तुम्हें पता है वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, ठीक है। इतना अच्छे से नोट कर लो, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ के हमें मिल जाएगा, अभी देखो फोर्स के बारे में हो चुका है, फोर्स का ऐसा यूनिट, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स क्या क्या चेंज कराता है ये सब, फोर्स का डेफिनेशन, पुश एंड पुल, ये सब आता है हमें। और हम अभी पढ़ सकते हैं न्यूटन्स फास्ट लॉ, न्यूटन फास्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। गैलीलियो ही तुम्हारा कौन था, इसका पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बाद न्यूटन ने उसको क्या किया, पूरा फॉर्मुलेट किया और लोगों को समझाया, ठीक है। गैलीलियो ने तो दिया, और न्यूटन का काम यही था कि पूरा फॉर्मुलेट किया, पूरा चीज को उसने समझा, उसने फॉर्मुलेट किया और पूरा लोगों को बताया कि ये है, ठीक है। पूरा लोगों को बताने का काम। देखो कोई कोई बोलते कि न्यूटन ने ये सब किसी से चुरा के लाया, ये सब करके लाया, बट न्यूटन ही वो साइंटिस्ट था जिसने, ठीक है, जिसने पूरा चीज को फॉर्मुलेट किया, ठीक है। पूरा चीज को फॉर्मुलेट करके उसके बाद लोगों को समझाया, ठीक है। समझाना भी तो काम होगा,
तो समझाने का काम न्यूटन का था, तो न्यूटन ने पूरा समझ के पूरा समझाया लोगों को। और पहले का अगर लॉ देखोगे तो वो दिया हुआ था, ठीक है, उन्होंने दिया था, तो न्यूटन का काम था उसको अच्छे से फॉर्मुलेट करना, और जितना भी उसमें डीमेरिट था उसको पूरा मेरिट में चेंज करके लोगों को समझाना, ये फॉर्मुलेट करना कि ये पूरा करेक्ट है, ठीक है। तो न्यूटन, पूरा क्रेडिट न्यूटन का, पूरा गैलीलियो का भी नहीं है और पूरा न्यूटन का भी नहीं है, दोनों का, दोनों अगर मिक्स नहीं होते तो ये लॉ बनता ही नहीं, फास्ट लॉ तो बनता ही नहीं, और फास्ट लॉ अगर नहीं आता तो सेकंड लॉ कैसे आता, ठीक है, और अगर सेकंड लॉ भी नहीं आता तो थर्ड लॉ कैसे आता, सब फोर्स के बारे में है ना। तो देखो अभी क्या सीखना है हमें, गैलीलियो का थोड़ा बहुत लॉ हमें सीखना है जो कि न्यूटन फास्ट लॉ ही है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एरिस्टोटल करके तुम्हारा साइंटिस्ट आया था, ठीक है, एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल ने क्या बताया था, अगर तुम्हें ये सब पहले सिखाया गया होगा, एरिस्टोटल, ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ओ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है हमारे पास, इसको मोशन में रखने के लिए, इसको मोशन में रखने के लिए हमेशा हमेशा एक फोर्स वी हैव टू गिव, कांस्टेंट फोर्स, कॉन्स्टेंटली मतलब टाइम के साथ, कंटिन्यूअसली, ऐसा भी बोल सकते हो, कंटिन्यूअसली लिख लो, क्या लिख लो, कंटिन्यूअसली हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट एक बॉडी हमेशा मोशन में रहेगा। एक बॉडी को अगर मोशन में रखना है तो हमेशा एक फोर्स तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करते ही रहना पड़ेगा। ये किसने बताया, ये एरिस्टोटल ने बताया था, ठीक है। फिर आया गैलीलियो और उसको समझ आया, ठीक है, उसको समझ आया कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, जो एरिस्टोटल ने बोला है वो गलत बात है, कि एक बॉडी को अगर कंटिन्यूअसली हमें मूव करवाना है तो हमेशा क्या मत दो, हमेशा फोर्स नहीं देने से भी चलेगा, ठीक है। अगर एक बॉडी है हमारे पास जो कि, ये अगर बॉडी है हमारे पास जो कि यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है, ये बॉडी अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली मूव करेगा, यूनिफॉर्मली मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा। ये किसने बताया, गैलीलियो ने बताया कि एक बॉडी अगर यूनिफॉर्मली मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। ये किसने बताया, गैलीलियो ने। बट इधर पे उसको एक ऐसा एक तुम बोल सकते हो टर्म मिला है जिसका नाम है फ्रिक्शन। जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन। उसको समझ आ गया कि एरिस्टोटल ने जो बताया था, एरिस्टोटल ने क्या बताया था, एरिस्टोटल ने यह बताया था कि हमेशा कॉन्टिन्यूअसली रहना पड़ेगा, नहीं तो वो मोशन से क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। बट गैलीलियो को यह टर्म पता चल गया कि यह टर्म एक है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। एक फ्रिक्शन नाम का एक चीज है जो हमेशा, इसको अगर यूनिफॉर्मली मोशन में रखना है ना तो ये फ्रिक्शन जीरो होना पड़ेगा। तो उसने यही बताया था कि अगर सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, अगर फ्रिक्शन जो कि रेजिस्टिव फोर्स है, जो हमेशा तुम्हारा एनर्जी क्या कर देगा, तुम्हारा एनर्जी को हमेशा क्या करेगा, लॉस करेगा। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, अगर किसी भी बॉडी को अगर तुम्हें मोशन में लाना है, मोशन में है कोई बॉडी, तो हमेशा वो मोशन में रहेगा, हमेशा मोशन में रहेगा, ठीक है। अगर एक बॉडी जो ऐसा सरफेस में है जिसमें फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन कौन सा सरफेस में नहीं होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो मतलब स्मूथ सरफेस। अगर कोई भी सरफेस स्मूथ हुआ तो उसमें एक बॉडी अगर यूनिफॉर्मली मोशन करना है उसको, तो हमेशा वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। उसको जब तक तुम एक एक्सटर्नल फोर्स ना देके उसको तुम क्या करोगे, उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करोगे। अगर वो रेस्ट में है तो उसको अगर तुम्हें चलाना है तो तुम्हें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर वो चल रहा है तो उसको हमें क्या करना है, रेस्ट में लाना है, तो भी तुम्हें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज योर न्यूटन फास्ट लॉ, जो तुम्हें पता है, ठीक है। तो न्यूटन फास्ट लॉ हमें ये समझ आ गया कि गैलीलियो ने ये एरिस्टोटल को देखा है कि इसने जो बोला वो पूरा करेक्ट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन था, इसमें क्या था, प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। इसलिए इसने ये बताया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि फ्रिक्शन वगैरह क्या होता है। प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन के वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो कि ऑपोजिट में लगता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे फ्रिक्शन का, ठीक है। तो फ्रिक्शन, प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन के वजह से तुम्हारा क्या हो रहा था, एरिस्टोटल का जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत हो रहा था।
क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या करा रहा था, फ्रिक्शन तुम्हारा हमेशा एक बॉडी जो कंटिन्यूअस मोशन में था, वो धीमे 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 रुक रहा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो एरिस्टोटल को पता नहीं चला, बट गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया और उसको समझ आया कि अगर स्मूथ सरफेस जहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा उसमें अगर किसी भी चीज को यूनिफॉर्मली मोशन में रखना है तो तुम्हें कोई फोर्स अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, और अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। ए बॉडी मूविंग विद ए सर्टेन स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट पाथ विल कंटिन्यू टू मूव विथ सेम स्पीड along the same straight path in the absence of external P। मतलब तुम्हें जो पता है कि कोई अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है, दैट इज इनर्शिया, अभी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। क्यों रहना चाहता है, इनर्शिया की वजह से, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। यही तुम्हारा गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे अभी, ये एक्सपेरिमेंट है उसका, उसके बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे पता चला कि स्मूथ सरफेस में जो यूनिफॉर्म मोशन में हो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जो रेस्ट में हो हमेशा रेस्ट में रहेगा, वो इससे कैसे पता चला, ठीक है। जो रेस्ट में हो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है और जो यूनिफॉर्म मोशन में हो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, गिवन दैट द सरफेस शुड बी स्मूथ, द सरफेस शुड बी स्मूथ। अगर सरफेस स्मूथ नहीं हुआ तो ये कहानी जो है ना वो गलत हो जाएगा, तो एरिस्टोटल वाला कहानी सही हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये पता चल गया कि गैलीलियो का जो विजन था उससे ये पता चल गया कि किसी भी चीज को अगर हमें क्या करना है, मोशन में रखना है, किसी भी चीज को अगर हमें मोशन में रखना है तो हमेशा उसमें फोर्स लगाने का जरूरत नहीं है। तुम बस फ्रिक्शन को हटा दो, तुम बस क्या करो, फ्रिक्शन को हटा दो। तो अगर एक बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में हो तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अगर तुमने फ्रिक्शन को हटा दिया तो। अगर फ्रिक्शन को हटा नहीं पाया तो एरिस्टोटल वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि हमेशा तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा तो ही वो मूव करेगा, नहीं तो वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो गैलीलियो ने अभी उसका एक्सपेरिमेंट को कैसे मतलब देखा, मतलब कैसे उसको पता चला कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये जो बात है एरिस्टोटल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सब उसको कैसे दिखा। तो उसने क्या किया, इधर से एक बॉल लिया, ठीक है, उसने एक इंक्लाइन लिया और इधर से एक बॉल लिया, ठीक है, और ये बॉल को देखो इधर इंक्लाइन लिया है, ठीक है। तो उसने ये देखा कि ये अगर हाइट एच, मतलब ये हाइट है, ठीक है, ग्राउंड से लेट से ये हाइट एच है, तो ये हाइट एच से उसने एक बॉल को इधर से रिलीज किया, ठीक है, एक बॉल को उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया इधर से। इस बॉल को उसने रिलीज कर दिया एच हाइट से, ठीक है। रिलीज करने के बाद उसने देखा कि इस इधर पे ये जो इंक्लाइन इधर पे बना हुआ है उसमें भी उसने एच हाइट ही उसने क्या किया, देखना इधर से एच हाइट ही उसने क्या किया, ट्रेवल किया। मतलब एच हाइट ऊपर से अगर तुम उसको फेंकोगे तो ये एच हाइट तक ही वो क्या कर पाएगा, मैक्सिमम जा पाएगा, ठीक है। एच हाइट से उसने छोड़ा था और इधर से भी देखा उसने एच हाइट तक ही गया, ठीक है। ये बात है इधर पे, देखो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ठीक है, ऐसे उसने छोड़ दिया, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया बात। और उसने उसके बाद क्या किया कि इस इंक्लाइन को और थोड़ा सा टिल कर दिया और अभी उसने एच हाइट से फिर से इसको फेंक दिया, रिलीज किया गया, ठीक है। और इधर पे याद रखना स्मूथ सरफेसेस है, ये स्मूथ सरफेसेस है, मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब नो फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन होने से तो रुक जाएगा वो, नो फ्रिक्शन तो रुकेगा नहीं, ठीक है। अच्छा रुक, बट वो रुकेगा कहां पे जाकर रुकेगा कि एच हाइट से अगर तुमने उसको छोड़ दिया ना, तो फिर से मैंने इसको एच हाइट से उसको रिलीज कर दिया तो फिर से मुझे ये दिखा कि ये फिर से उसी, मतलब इस साइड में जो भी इंक्लाइंड है उसमें फिर से वो एच हाइट तक ही ऊपर जा पाया। बताओ ये समझ आया कि नहीं। इधर से अगर तुमने एच से छोड़ा तो उस साइड हमेशा एच जा रहा है, चाहे तुमने उसको कैसे भी इंक्लाइन बना दिया। क्या तुम्हें यह दिख रहा है कि इधर पे डिस्टेंस थोड़ा सा कम ट्रेवल हुआ था, बट इधर देखो थोड़ा सा ये तो सही में, ये तो सही में, बट इधर देखो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, फिर भी उसने जिस पोजीशन से उसको हम लोग ने ड्रॉप किया था या रिलीज किया था उसी पोजीशन में फिर से उसने अटेन किया। मतलब जितना हाइट तुमने इधर से छोड़ा उतना हाइट इधर पे क्या होता है, वो अटेन कर लेता है। ये गैलीलियो ने देखा और उसके बाद गैलीलियो को और दिमाग में आया, देखो साइंटिस्ट है तो दिमाग में तो आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसको और दिमाग लगाया उसने और उसको एक बढ़िया सा चीज मिला है, ठीक है, जिसके नाम पे तुम पढ़ रहे हो ना, ये इधर से आया है। दैट इज उसने उस इंक्लाइन प्लेन ना जो सेकंड वाला इंक्लाइन था उसको उसने सीधा कर दिया, उसको उसने क्या कर दिया, सीधा कर दिया, ठीक है। उसने इसको क्या कर दिया, सीधा कर दिया, बस सीधा कर दिया। और क्योंकि उसने
एज हाइट से उसको रिलीज किया था। तो ये बॉल जब तक एज हाइट तक नहीं जा पाएगा तब तक वो रेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, उसने यही तो देखा कि ये एज हाइट से छोड़ा, इधर एज हाइट में जाके रेस्ट में आ गया, इधर एज हाइट, तो इधर जितना भी जाना पड़ा बट एज हाइट तक उसने ट्रेवल किया और जाके रेस्ट में आ गया। तो उसने क्या किया, इंक्लाइन को ऐसे सीधा कर दिया और बोला चलो अभी जाओ। गिवन दैट नो फ्रिक्शन इज देयर, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, ये याद रखना, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, तो वो हमें दिखा कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एज हाइट तो मिलेगा ही नहीं, आसपास में थोड़ी एज हाइट वो जा पाएगा ऊपर। तो हमने सोचा कि ये इनफाइनाइट जाके उसको कभी ना कभी एज हाइट मिल जाएगा और वो रेस्ट में आ जाएगा। तो मतलब एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, देखो ये यूनिफॉर्म मोशन ही तो हुआ, तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तुमने अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ही उसका क्या कर सकते हो, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हो। बोलो समझ आया कि नहीं? ये था उसका एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने इसको सीधा कर दिया। इसको अगर सीधा कर दोगे तो ये बॉल को अभी इधर से अगर रिलीज कर दोगे ना, एच हाइट से रिलीज किया तो इधर पे भी एच हाइट तक जाना है उसको, तो इधर एच हाइट है बट इधर तो एच हाइट नहीं है। तो इधर अगर एच हाइट से तुमने उसको छोड़ा तो एच हाइट उसको कहां मिलेगा, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल होने के बाद लेट से उसको कहीं ना कहीं एच हाइट मिलेगा और वो उधर पे जाके रुक जाएगा। समझ आया तो बोलो हाँ। ठीक है, तो एच हाइट अगर इधर है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसको एच हाइट मिलेगा जहां पे वो रेस्ट में आएगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, देखो ये यूनिफॉर्म मोशन ही होगा, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, जितना स्पीड है उतना स्पीड से ही वो जा रहा है। ठीक है, उतना स्पीड से ही वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर एक बॉडी है, एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा जब तक तुमने क्या नहीं अप्लाई किया, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। अगर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका स्टेट ऑफ मोशन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। उसके पहले तक नहीं आएगा। ठीक है, उसके पहले तक नहीं आएगा। जब तुम इधर पे अप्लाई कर दोगे तो ही तुम्हारा क्या आएगा, चेंज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, यही तुम्हारा फास्ट लॉ था। क्या तुम्हें फास्ट लॉ समझ आया? और फास्ट लॉ को और डिटेली हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज तुम इनर्शिया बोल सकते हो। ठीक है, इनर्शिया का पहला जो इनर्शिया तुमने सुना होगा, तो इनर्शिया जो है, ठीक है, जो इनर्शिया, इसको ही फास्ट लॉ बोलते हैं ना, ये सब फास्ट लॉ का ही क्या बोल सकते हो तुम, उसका और हम लोग डिटेली जब पढ़ते हैं तो इनर्शिया को समझते हैं। ठीक है, फास्ट लॉ में। तो फास्ट लॉ ये जो चीज है ये तुम देख लेना कि ये जितना तुम यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था वही यूनिफॉर्म मोशन में आगे जाता रहेगा। नो फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन जब नहीं होगा। ठीक है, इतना अच्छे से नोट करना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग इनर्शिया को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, और गैलीलियो का और एक भी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो भी इनर्शिया से डिफाइन होता है। इनर्शिया पढ़ाने के बाद बताऊंगा कि उसने लीनिंग टावर में जाके दो ऑब्जेक्ट जो अलग अलग मास है, एक भारी है एक पतला है, और दोनों को एक साथ उसने क्या कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था। और उसको क्या रिजल्ट मिला वो तो तुम सबको पता होगा कि उसको मिला कि सेम टाइम में दोनों क्या हुआ, ग्राउंड में आके स्ट्राइक हुआ। ठीक है, ये सोचो कि थोड़ा सा भारी है और इधर पे थोड़ा सा पतला एक चीज है, दोनों को अगर तुम वैक्यूम में जाके छोड़ोगे तो पूरा पक्का है। ठीक है, वैक्यूम में भी उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, एक बास्केटबॉल लिया था। ठीक है, एक बास्केटबॉल लिया था और एक लिया था तुम्हारा पंख, पता है ना, जो फेदर बोलते। ठीक है, फेदर। तो फेदर, और अगर तुम देखोगे एक बास्केटबॉल को उसने वैक्यूम में जाके ऐसे छोड़ दिया था। तो पूरा उधर पे एक्सपेरिमेंट करके ये मिला कि फेदर और तुम्हारा बास्केटबॉल दोनों सेम टाइम में आके ग्राउंड में टकराया। स्ट्राइक जो किया ना उसका तुम्हारा वेलोसिटी नहीं, स्ट्राइक जो किया उसका टाइम सेम था, सेम टाइम में जाके दोनों जमीन में टकराया। ठीक है, तो उसका जो रीजन है उसको हम लोग अभी इनर्शिया पढ़ने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, चलो इतना तुम अगर नोट कर लिया, तुम्हें समझ आ गया होगा आज की फास्ट लॉ क्या है और कहां से ये ड्राइव हुआ है। ये तुम्हारा मेन पॉइंट था, ये इधर से तुम्हारा क्या हुआ है, फास्ट लॉ का ड्राइव हुआ है। ठीक है, फास्ट लॉ का जो थॉट आया ना गैलीलियो को, इधर से आया है। ठीक है, चलो आगे, और हम लोग अभी पढ़ते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक तुम्हारा बोल सकते हो एक बॉडी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या होगा तुम्हारा, इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया होगा तुम्हारा प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी बोल सकते हो किसी भी बॉडी का, इंटरनल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटरनल प्रॉपर्टी बोल, ठीक है, किसी भी बॉडी का बोल सकते हो इंटरनल प्रॉपर्टी, जिसके वजह से तुम बोल सकते हो वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। ठीक है, अभी जो मैं
बता रहा था कि फास्ट लो जो है उसको इधर पे और ज्यादा हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, वो तो है ही फास्ट लो, यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन, वो तो है ही। तो साथ में इधर पे हमें ये भी समझ आता है कि इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, जो रेजिस्ट करता है कोई भी चेंज को, ठीक है। जो अभी इधर पे यूनिफॉर्म मोशन में था ना, यूनिफॉर्म मोशन में था, क्यों यूनिफॉर्म मोशन में ही क्यों था, तो वो इनर्शिया की वजह से था, ठीक है। उस बॉल में एक इनर्शिया था, ठीक है। तो इनर्शिया ये बताता है, इनर्शिया क्या करता है, एक रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट, ठीक है। उधर देखना सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इनर्शिया क्या करता है, रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट किस में रेजिस्ट करता है सर, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना होने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना करने के लिए, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना होने के लिए क्या क्या रेजिस्ट करता है, फॉर नो चेंज, ठीक है। चेंज को क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है कि अगर तुम रेस्ट में हो तो तुम हमेशा रेस्ट में हो, ये चाहता है। अगर तुम यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहे हो तो तुम हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही चलो, ठीक है। यही चाहता है तुम्हारा इनर्शिया। इनर्शिया एक क्या है, इनर्शिया क्या है, एक हमारा बॉडी का प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके वजह से तुम रेस्ट में अगर रहना चाहते हो तो रेस्ट में ही रहना चाहते हो, अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहना चाहते हो, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहते हो, यही तुम्हारा इनर्शिया है, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, तो इधर पे अगर देखोगे तो इनर्शिया इज द इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल क्वालिटी ऑफ ए मटेरियल या तो बॉडी, ठीक है, दैट prevent it from changing its state of rest or uniform motion in a straight line on its own. Resistance to change is referred to as inertia. Inertia का मतलब ही होता है resistance to change, जो change हो रहा है उसको resist करना है, ठीक है। Galileo was the first to use this word, ठीक है। Galileo ही था वो जो inertia को define किया था, ठीक है। inertia जो word है वो Galileo ने ही दिया था, ठीक है। तो inertia का मतलब क्या होता है, resistance to change, resist करना, जो चेंज हो रहा है उसको रेजिस्ट करना, ठीक है। तो इतना अगर तुम्हें समझ आ गया, जल्दी से लिखो कि इनर्शिया क्या है और उसका टाइप्स क्या है, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स, तो टाइप्स हमें पता करना पड़ेगा ना, जो 9 में तुमने पढ़ा था। आज थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है, ठीक है। आज पहले फर्स्ट लॉ आएगा, फिर सेकंड लॉ में थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा आज का, ठीक है। और उसके बाद आते रहेगा इम्पल्स पढ़ेंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, इम्पल्स वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो जाके फिर से कोलिशन वगैरह में फिर से अप्लाई होगा, ठीक है। कोलिशन वगैरह में फिर से हमें वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जितना मिनिमम हो सके इस चैप्टर में हम लोग मोमेंटम, इम्पल्स ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा कुछ और आगे चाहिए होगा तो हम लोग वो कोलिशन वगैरह में देख लेंगे। ये पहले तुम इधर पे नोट कर लो। और गैलीलियो ही था जो क्या क्या था, इनर्शिया को सबसे पहले यूज किया था, वो वार्ट, ठीक है। अच्छा, तो वेरियस टाइप ऑफ इनर्शिया, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या आता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या होता है, ये तो मैं क्या इधर पे लिखूं, कुछ लिखने का है ही नहीं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट तुम्हें पता होगा, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे सबसे फेमस अगर मैं एग्जांपल दूं, दैट इज वो तुम अगर बाइक में हो या तो तुम अगर बस में जा रहे हो, ठीक है। इधर पे बस वाला एग्जांपल मैंने इधर पे लिख के दिया है कि अगर तुम बस में जा रहे हो, ठीक है। बस में जब तुम पहले क्या करते हो, सोचो कि तुम खड़े हो या तो बैठ गए सोचो, ठीक है। और अभी सडनली बस क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। सडनली अगर बस स्टार्ट हुआ है तो तुम किस तरफ जाते हो, मतलब तुम्हारा जो बॉडी है वो किस तरफ क्या होता है, बेंड हो जाता है, ऐसे बोल सकते हो, या तो झुक जाते हो, किस तरफ वो तुम पहले सोचो, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। पहले वो सोचो किस तरफ जाते हो। अगर अचानक क्या हुआ, बस स्टार्ट हुआ, तो पक्का पीछे की तरफ जाते हो या आगे की तरफ आते हो, पीछे की तरफ जाते हो ना। जब ब्रेक होता है, ब्रेक सडनली अगर ब्रेक, ठीक है, ड्राइवर ने सडनली क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, तो तुम आगे की तरफ आ जाते हो। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया का कौन सा टाइप है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम लोग ये पढ़ते हैं, जब सडनली बस स्टार्ट होता है ना, तब तुम तो सीट में हो, ठीक है, तो बस अभी मूव करना स्टार्ट हुआ, तो बस अगर मूव हो रहा है तो बस का जो फ्लोर है वो भी मूव हो रहा है, ठीक है। और फ्लोर के साथ तुम्हारा अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज नॉट कनेक्टेड, बट लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज कनेक्टेड टू फ्लोर ऑफ द बस। तो बस जब सडनली स्टार्ट हुआ है तो तुम्हारा अपर पार्ट को पता ही नहीं चला, ठीक है, वो तो रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। बट लोअर पार्ट बस के साथ साथ सामने चला गया, बस आगे जा रहा है ना, तो लोअर पार्ट को भी लगा कि अरे ये चल रहा है तो मुझे भी चलना चाहिए, तो लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी
क्या हो गया, वो बस के साथ साथ आगे चला गया और अपर पार्ट को पता ही नहीं चला, अपर पार्ट को तो पता ही नहीं चला, तो अपर पार्ट इधर रह गया बट तुम्हारा लोअर पार्ट आगे चला गया, तो तुम ऐसे चले जाओ। बोलो समझ आ गया बात, कि तुम्हारा लोअर पार्ट आगे चला गया बस के साथ, क्योंकि वो बस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, फ्लोर बस का फ्लोर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो बस आगे जा रहा है तो लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी आगे चला जाएगा और अपर पार्ट को तो पता ही नहीं चला, तो अपर पार्ट पीछे रह जाएगा, तो इसके वजह से तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पीछे की तरफ जा रहे हो। ठीक है, समझ आ गया बात। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और भी तुम्हारे पास क्या हो सकता है, एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि कोई भी अगर पैर से कोई भी फ्रूट्स, छोटा छोटा जो फ्रूट्स होते हैं, कोई भी पैर है उसमें छोटा छोटा जो फ्रूट्स होते हैं, उसको अगर हमें नीचे क्या करना है, गिराना है। ठीक है, तो तुम क्या करते हो, पैर पैर ऐसे पकड़ते हो, पैर में कोई भी ब्रांच में जाके ऐसे 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 उसको शेक करते हो। शेक करने से ही क्या होता है, वो फ्रूट्स नीचे आता है। ये क्यों होता है, क्योंकि वो जो फ्रूट है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, उस वो रेस्ट में और इसको रेस्ट में रहना चाहिए। तुम जाके क्या करोगे, ब्रांचेस को ऐसे हिलाओगे, तो इसके वजह से क्या होगा, ब्रांचेस तो मोशन में आ गया बट वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बट वो तुम्हारा ब्रांच क्या हो जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे ऐसे मतलब मोशन में आ जाएगा, और मोशन में आने से उसका जो तुम्हारा छोटा सा जो ब्रांच रहता है, ब्रांच में जो सब ब्रांचेस रहता है वो टूट जाएगा और तुम्हारा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो फ्रूट्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, और सर तुमने शायद वो देखा होगा कि एक ग्लास ऑफ वाटर अगर तुम लेते हो और उसके ऊपर में एक कार्ड रखते हो और ऊपर में एक कॉइन रखते हो। ठीक है, ऊपर में क्या रखते हो, कॉइन रखते हो, और इधर पे तुमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है। ठीक है, तो ये कार्ड इस ग्लास के ऊपर कार्ड को रख दो और ऊपर में तुम क्या रख दो, वो कॉइन को रख दो, और झटका ऐसे झटका देके निकालना पड़ेगा, ऐसे धीमे धीमे नहीं, झटका देके अगर उस कार्ड को निकालोगे ना तो पक्का वो जो कॉइन है ना वो नीचे ही गिर जाएगा, नीचे मतलब पानी में चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको जब हम लोग ऐसे निकालेंगे तो वो वाला जो पार्टिकल है ऊपर में जो तुमने कॉइन रखा उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो रेस्ट में रहना चाहता है। वो रेस्ट में अगर रहना चाहता है तो उसको 1-2 सेकंड के लिए पता ही नहीं चलेगा, बहुत जल्दी निकालना पड़ेगा उसको। 1 सेकंड के लिए सोचो कि पता ही नहीं चल रहा है, मिली सेकंड भी हो सकता है, उतना सेकंड के लिए उसको पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है, तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। और ये अभी जमीन जब इधर से इसके लिए वो जमीन है, ग्राउंड हट गया तो वो नीचे चला जाएगा, नीचे कुआं में चला जाएगा, मतलब ग्लास में चला जाएगा। उसके लिए वो कुआं ही है, वो जमीन है, जमीन को हटा दिया तो वो कुआं में चला गया। ठीक है, समझ आ गया, वो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर तुम देखोगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट में और क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में तुम अगर देखोगे तो अगर चौक से तुमने अगर स्कूल में टीचर क्या करते, चौक से लिखते हैं ना, तो उसके बाद क्या करते, डस्टर यूज करते। वो चौक को तुम उसको अगर राफ करना है तो मिटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते, डस्टर यूज करते। तो डस्टर यूज कर लिया, अभी वो डस्टर को क्लीन करना पड़ता है ना, तो गुरुजी, हमारे गुरुजी या तो कोई स्टूडेंट ही देखना क्या करते, कोई वॉल में जाके क्लास के बाहर जाते, क्लास को तो गंदा नहीं करेंगे, क्लास के बाहर जाएंगे, क्लास के बाहर जाके जो कॉरिडोर में जो वॉल रहता है उसमें हम लोग क्या करते, वो डस्टर लेके उसको ऐसे 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 हम लोग उसको मारते उस वॉल में। क्यों, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो जो डस्ट पार्टिकल जो डस्टर में है उसको जब मारोगे ना तो जाके वो चिपक जाएगा उसके साथ, या तो वो हवा में चला जाएगा, क्योंकि वो तो रेस्ट में, वो रेस्ट में रहना चाहता है। तो तुम ऐसे ऐसे जब मारोगे तभी जाके वो क्या हो जाएगा, उधर चिपक जाएगा, क्योंकि रेस्ट में है तो उधर चिपक जाएगा, या तो हवा में ही वो रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको निकालना है ना, तुम्हें ऐसे ऐसे मार मार के उसको निकालना है, तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो अगर ऐसे वॉल में मारोगे तो शायद वॉल के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा कुछ कुछ, और कुछ कुछ हवा में ऐसे धीमे 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 गिर जाएगा। ठीक है, तो ये डस्ट क्या हो जाएगा, इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो चौक का डस्ट हो गया। और साथ में तुम ये भी देख सकते हो, जो हमारा मम्मी जो मैट होता है ना, जो जिसमें हम लोग पैर ऐसे पोंछते, तो वो मैट को अगर हमें साफ करना है, ठीक है, तो मम्मी लोग क्या करते, ऐसे बाहर जाते, ठीक है, और एक डंडा लेके जाते, जिससे तुम्हें कभी ना कभी मारा होगा उसी डंडा से। ठीक है, कभी ना कभी तुम्हें भी उससे ही पिटा होगा ना, तो उसी डंडा से क्या करते कि एक मैट लेते, ठीक है, उसी मैट को ऐसे ऐसे मार मार के क्या करते, डस्ट निकालते। ठीक है, उसी मैट से, उसी डंडा से, जिस डंडा से तुम्हें कभी ना कभी पिटा होगा, उसी डंडा से इसको मार के निकालते। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो डस्ट जो इसमें इस मैट में है वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। इनर्शिया रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। जब डंडा से मारोगे वो क्या होगा, तुम्हारा मैट थोड़ा पीछे जाएगा। ठीक है, मैट को जब मारोगे तो मैट का सरफेस पीछे जाएगा, तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल इधर ही, कुछ कुछ डस्ट इधर ही रह जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ डस्ट इधर रह जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। फिर मारोगे, फिर कुछ कुछ डस्ट इधर रहेगा तो गिर जाएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये सब हो रहा है, जितना भी एग्जांपल मैंने बताया, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट धीमे धीमे इधर से तुम लिखना स्टार्ट कर दो, और जो जो मैंने इधर पे नोट, जो जो मैंने बताया ना वो सब लिखना, ठीक है। एक एक एग्जांपल करके लिखना। मैं इधर पे एक एक लाइन या तो एक पॉइंट पॉइंट लिख देता हूं। मैंने क्या बताया था, ट्री का एग्जांपल दिया था, ठीक है। ट्री का एग्जांपल दिया था, ट्री से जो फ्रूट हम लोग निकालते हैं ना उसका एग्जांपल दिया था, ठीक है। तुम ऐसे करके लिख सकते हो ताकि तुम्हें याद रहे, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें कभी कभी गिव रीजन ऐसा ऐसा पूछ लेते, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, ये में तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। ट्री से फ्रूट्स, उसके बाद मैंने ग्लास एंड कॉइन का मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो एग्जांपल मैं बस लिख के देता हूं। अच्छा, फिर मैंने क्या दिया था तुम्हें, डस्टर एंड चॉक, ठीक है। क्लासरूम का एग्जांपल दिया था मैंने। फिर मैंने क्या एग्जांपल दिया था, फिर मैंने मैट एंड डस्ट का भी मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स है इसका कि ये सब होता है और हम देखते भी है, बट हमें आज समझ आया कि अच्छा ये तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से हो रहा है। और बस वाला एग्जांपल तो इधर पे लिखा ही है, ठीक है। तो ये अच्छे से इधर पे नोट करो। आई होप तुम्हें इनर्शिया ऑफ रेस्ट अभी क्लियर हो चुका है, और साथ में कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने जो दिया है वो भी शायद तुम्हें इधर पे क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे, आगे जाके तुम्हें मिलेगा इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या मिलेगा तुम्हें, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन उल्टा हो जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब तुम बस के अंदर में होते हो और सडनली ब्रेक मारता, सडनली ब्रेक अप्लाई हुआ है, सडनली ब्रेक अप्लाई होने से क्या होता है, तुम हमेशा आगे की तरफ गिरते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी जब बस स्टार्ट हो गया है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो तुम्हारा पूरा पार्ट अगर तुम देखोगे ना तो वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में। तो वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा, उसी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो सकता, उसी स्ट्रेट लाइन में वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा। बट अगर सडनली ब्रेक अप्लाई हुआ तो बस का जो फ्लोर है वो रुक जाएगा, बस का जो फ्लोर है वो रुक जाएगा। तो बस का फ्लोर के साथ तुम्हारा लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज कनेक्टेड। तो बस का अगर फ्लोर रुक गया तो तुम्हारा जो पैर जो कनेक्टेड है ना बस के साथ वो रुक जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा लोअर पार्ट क्या हो गया, रेस्ट में आ गया बस के साथ साथ, क्योंकि ब्रेक मार दिया। और अपर पार्ट को तो पता ही नहीं है, अपर पार्ट तो अभी भी यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में आगे जाना चाहता है, तो अपर पार्ट को पता ही नहीं है, ये लोअर पार्ट रुक चुका है। बट अपर पार्ट के पास अभी भी वेलोसिटी आगे की तरफ, अभी भी उसके पास एक स्पीड है आगे की तरफ, क्योंकि उसको आगे जाना है, ठीक है। अगर जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है, ये तो हमें पता है। तो इसके वजह से वो आगे की तरफ जाके ऐसे गिर जाता है। चलो समझ आ गया कि आगे की तरफ जाके हम लोग क्यों गिरते, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब पहले मोशन में थे और अचानक ब्रेक मार दिया, तो लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी रेस्ट में आ जाएगा और अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी को पता ही नहीं चलेगा, और इसके वजह से जितना स्पीड आगे की तरफ था उसके वजह से तुम आगे जाके ऐसे गिरोगे। समझ आ गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इनर्शिया ऑफ मोशन का कहानी। तो इनर्शिया ऑफ मोशन भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। इतना भी जल्दी जल्दी नोट कर लो। देखो इधर पे पूरा नोट बना हुआ है, तुम्हें बस लिखना है, देखा यही इधर पे लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बताया ना वो इधर पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शनल इनर्शिया भी बोल सकते हो उसको, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसका एग्जांपल मैंने बहुत सारा दिया। इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया ये, ठीक है। और साथ में अभी क्या आएगा, डायरेक्शनल इनर्शिया, ठीक है। डायरेक्शनल इनर्शिया, चलो हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया को। डायरेक्शनल इनर्शिया या तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऐसा भी बोल सकते। अभी ये क्या होता है, जब कभी तुम क्या करते हो, कार में जा रहे हो, तुम किस में जा रहे हो, कार में। तो अचानक अगर क्या आया, एक मोड़ आ गया, ठीक है। एक मोड़ आ गया मतलब एक सर्कल आ गया, जिसको अभी क्या करना पड़ेगा, कार जो ड्राइविंग जो कर रहा है उसको अभी ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो घुमाने से क्या होता है, घुमाने से हमेशा तुम इस तरफ ऐसे गिर जाते हो या तो इस तरफ गिर जाते हो, कैसे भी जैसे भी तुम्हारा मोड़ आया उसके रेस्पेक्ट में तुम अगर ऐसे घुमा रहा है तो इस तरफ गिर जाते हो ना। क्यों गिर जाते हो इस तरफ, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शनल इनर्शिया की वजह से तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मोशन में क्या आता है, चेंज आता है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी इतना टाइम स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में था, तुम्हारा बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में था, तो उसको स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक है। वही तो है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जिसमें हो इसमें रहना चाहते हो, ठीक है। तुम अगर किसमें हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तुम्हारा मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो वो भी स्ट्रेट लाइन में उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है पूरा एंटायर बॉडी। बट अभी क्या हुआ,
कार अचानक घूम गया, तो कार का फ्लोर जो तुम्हारा बॉडी के साथ कनेक्टेड है वो घूम गया, तो तुम्हारा पैर भी उस तरफ घूम गया, बट तुम्हारा अपर पार्ट को पता ही नहीं चला, वो तो सीधा है, और ये ऐसे घूम गया तो तुम्हारा पैर उस साइड चला गया और तुम इस साइड रह गए। तुम्हारा पैर उस साइड चला गया कार के डायरेक्शन में, कार ऐसे घूम गया ना, तुम्हारा बॉडी तो अभी भी इधर है, तुम्हारा बॉडी अभी भी इधर दिख रहा है, बट ये कार ऐसे घूम चुका है, तो तुम्हारा पैर उस तरफ चला गया, क्योंकि पैर कार के साथ, कार के फ्लोर के साथ कनेक्टेड है, तो पैर इस तरफ चला गया और तुम इस तरफ जाना चाहते हो, तो इसके वजह से, क्योंकि ये इस तरफ चला गया तो तुम्हें लगेगा कि तुम ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, ऐसे घूमेगा तो तुम्हें ऐसे हो जाते हो ना, दैट इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये सब तुम्हें आना चाहिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में और एक मैं इधर पे एग्जांपल देना चाहता हूं, दैट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अगर कभी तुमने ये एक्सपीरियंस किया है तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ठीक है, अभी मैं बताता हूं क्या होता है उसमें, कि कभी तुमने ये देखा होगा क्या कि एक इंसान है, ठीक है, उसका हाथ देना पड़ेगा, एक इंसान है, ठीक है, और उसने एक स्टोन लगाया, ठीक है, उसके पास एक थ्रेड है, ठीक है, और उस थ्रेड में उसने क्या किया, उस थ्रेड में उसने एक स्टोन लगाया, ये स्टोन है, ठीक है, और ये थ्रेड है। तो तुमने ये देखा होगा या तो तुमने भी किया होगा ये, कि ये स्टोन जो होता है, ये स्टोन को तुम क्या करते हो, ऐसे घुमाते हो, ये थ्रेड के मदद से इसको तुम क्या करते हो, ऐसे घुमाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे 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 घुमाना स्टार्ट करते हो। ये क्या होगा तुमने, ठीक है, तो ऐसे 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 घुमाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, या तो ऐसे 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 ऐसे। शक्तिमान अगर तुमने जब तुम बच्चे थे, छोटे थे, तब अगर तुमने शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे घुमाते, ऐसे घुमाते, बच्चे लोग ऐसे घुमाते, ठीक है। अगर कभी ये स्टोन, ठीक है, अगर कभी ये स्टोन इस थ्रेड से टूट गया तो क्या होगा, ठीक है, या तो सोचो कि लूज हो गया और अभी दूसरे टाइम जब घुमाओगे तो ये ऐसे छूट जाएगा। तो अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और सडनली क्या हुआ, सडनली इस पॉइंट से देखना, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और सडनली लेट से इस पॉइंट में ये छूट गया, तो इधर पे देखना ये टेंजेंशियल निकल जाता है हमेशा। इस पॉइंट में निकला है तो ये इधर पे, ये सर्कल का टेंजेंट इधर है तो इधर निकलेगा, ये अगर इस पॉइंट में निकला है तो इधर मेरे तरफ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हमेशा सर्कल से टेंजेंट बना के निकलता है, ठीक है। तो इधर पे मैं एक बना रहा हूं, जैसे कि ये, तो इसमें अगर तुम देखोगे, इधर अगर एक स्टोन है, इधर अगर एक स्टोन है, ये एक ही स्टोन है जो कि ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये स्टोन ऐसे ऐसे घूम रहा था और लेट से ये इधर से निकल गया, तो इधर से अगर ये निकल जाएगा तो ऐसे चला जाएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल रहता है। तो ये डायरेक्शनल इनर्शिया है, ठीक है, डायरेक्शनल इनर्शिया है, क्योंकि एक्चुअली ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक्चुअली वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो जब तुम इसको क्या करोगे, जब तुम इसको छोड़ दोगे तब वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव कर देगा। इधर से अगर छूट गया तो ऐसे चला जाएगा, इधर से अगर ये स्टोन छूट गया तो ऐसे चला जाएगा, इधर से अगर एक स्टोन छूट गया तो ऐसे चला जाएगा, इधर से अगर कोई छूट गया तो ऐसे चला जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है कि किसी भी पॉइंट में अगर छूट जाएगा तो वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल जाता है। हमेशा क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसका नाम क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायरेक्शनल इनर्शिया की वजह से वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है ये एग्जांपल देके कि ये कौन सा लॉ के वजह से हो रहा है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा डायरेक्शनल इनर्शिया या तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का बारे में मैंने बात किया। और साथ में एक अभी क्या होता है, एक डस्ट का एक कहानी होता है, डस्ट एंड कार बोल सकता हूं, व्हील ऑफ कार, ये बारिश के डेज में होता है। डस्ट बोलो या तो तुम वाटर बोल दो, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ये भी जनरली दिखा जाता है। साथ में अगर देखोगे तो किसके साथ, व्हील ऑफ कार, ठीक है। एक कार अगर चल रहा है, ठीक है, तुम पीछे बाइक से जा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे आगे एक कार जा रहा है, ठीक है, और बारिश का मौसम है तो बारिश हो गया, ठीक है, तो बहुत जगह क्या होगा, तो पानी तो हो गई, ठीक है। तो तुमने अगर कभी भी इस व्हील को देखा, कार का व्हील अगर देखोगे, कार का जो व्हील है, या तो ऐसे भी डस्ट भी अगर है ना उसके अंदर, इस कार के अंदर, तो भी चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या तो मैं बारिश का डेज ले रहा हूं कि अगर
बारिश हो चुका है तो इधर पे इस रास्ते पे पूरा क्या रहेगा, वाटर 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 रहेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स रहेगा। तो देखना ये जो कार इस तरफ कार का जो व्हील है वो आगे की तरफ जा रहा है, बट इधर से देखना तुम हमेशा ऐसे, हमेशा तुम देखना कि इस डायरेक्शन में वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे ऐसे निकलते, ऐसे ऐसे निकलते, ऐसे ऐसे निकलते, ऐसे ऐसे निकलते। ये तुमने कभी देखा है क्या? ये कभी एक्सपीरियंस किया है क्या? एक्सपीरियंस किया तो बोलो, ठीक है, कमेंट में बताना ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। अगर एक्सपीरियंस नहीं किया तो जब बारिश होगा तो पीछे जाके देख लेना किसी भी कार का, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, ऐसे ऐसे तुम्हारा वाटर क्या होगा, निकलते जाएगा। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल इनर्शिया। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल इनर्शिया, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना वो ऐसे निकलते हैं क्योंकि इधर पे टेंजन बना बना के वो निकलता है, ठीक है, टेंजन बना बना के, क्योंकि वो रेस्ट में था, ठीक है, वो रेस्ट में था, वो तो रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। तो तुमने पहले उसको व्हील से पहले उसको स्ट्रेट लाइन में लेके गया और फिर तुम अभी क्या कर रहे हो, उसको छोड़ दे रहे हो, तो वो हमेशा क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल जाएगा। क्योंकि पहले स्ट्रेट लाइन में ना, पहले फॉर सम सेकंड उसको आगे लेके गए, वो रेस्ट में था, उसके बाद तुमने उसको मोशन में लाया स्ट्रेट लाइन में, और उसके बाद तुमने उसको क्या किया, कार का व्हील जो है ना वो तो कॉन्टेक्ट ऐसे छोड़ देगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से वो अगर छूट जाएगा तो हमेशा वो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में था तो इसलिए हमेशा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में एक्चुअली ऑपोजिट में था, क्योंकि कार ऐसे जाने से ऑपोजिट में उसका डायरेक्शन था, इसलिए वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है जो तुम्हें आना चाहिए, तो मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो जितना भी मैंने बात इधर पे किया है ना, तो कितना मिनट हो गया, ठीक है, 55 ऐसा हो गया मिनट। तो जितना भी इधर पे मिनट हो चुका है, इधर पे जितना भी बात किया है, और इस चैप्टर में नहीं करूंगा कि ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने बात किया, ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फास्ट फ्लो, ठीक है। फास्ट फ्लो में तुम अगर देखोगे तो ये कहानी था, इसका अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना है तो वो भी मैं लिख के बताऊंगा तुम्हें, और ये तुम्हें याद रखना है, इनर्शिया इज ऑल्सो मेजर ऑफ मास, ठीक है, इनर्शिया इज ऑल्सो मेजर ऑफ मास। और इधर पे तुम्हें ये याद रखना है, लेस इनर्शिया इज इक्वल टू लेस मास, ठीक है, और मोर इनर्शिया इज इक्वल टू मोर मास, ठीक है। तो इधर पे मोर इनर्शिया इक्वल टू मोर मास, ये तुम अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। ये आगे लगेगा हमें, ठीक है। आगे क्या, मैं इधर भी बता देता हूँ ना, इधर भी बता देता हूँ, यही पॉइंट के साथ मैं तुम्हें बता देता हूँ जो गैलीलियो ने किया था काम, ठीक है। लोग इसको गलत समझ लेते, गैलीलियो ने जो उसका एक्सपेरिमेंट एक है ना, लीनिंग टाउन वाला, लीनिंग टावर वाला जो एक्सपेरिमेंट है, जिसमें दो अलग अलग मास को उसने क्या किया था, अलग अलग मास को, ठीक है, एक भारी एक पतला मास को उसने सेम हाइट से उसने क्या किया था, ड्रॉप किया कर दिया था, और उसने देखा कि सेम टाइम में आके दोनों, एयर रेजिस्टेंस है तो सेम टाइम तो नहीं होगा, पक्का भारी वाला ही पहले गिरा होगा, बट एयर रेजिस्टेंस को अगर तुम क्या करोगे, हटा दोगे, तो पक्का क्या होगा, हमेशा क्या हो जाएगा, दोनों मास पे डिपेंड ही नहीं करता, दोनों मास सेम टाइम में आके ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। तो ये क्या हुआ था, इसने क्या किया था, इन्होंने ये किया था, देखना इनर्शिया से समझाऊंगा अभी, ये मोर मास, ये इधर से अच्छे से लिख लो, मतलब अगर ज्यादा भारी होगा ना, अगर तुम ज्यादा भारी हो, ठीक है, तुम्हारा मास ज्यादा है, तुम अगर ज्यादा भारी हो, ठीक है, अगर तुम भारी हो तो तुम्हारा जो क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है, और अगर तुम पतला हो तो तुम्हारा इनर्शिया कम होगा, ठीक है। सोचो कि इधर पे एक हाथी है, ठीक है, एक इधर पे हाथी है, मतलब एलिफेंट है, ठीक है। सोचो इधर पे एक एलिफेंट है, इतना बड़ा एलिफेंट है, और इधर पे एक तुम्हारा छोटा मोटा कोई इंसान है। तो ये इंसान अगर बहुत स्पीड से जाके इस हाथी को मारेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे जाके बूम करके मार दिया, सोचो, ठीक है, तो इसका मास तो कम है और इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका मास बहुत कम है, इसका मास बहुत ज्यादा है, तो इसके वजह से इसका इनर्शिया बहुत कम है और इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, तो इसको पता भी नहीं चलेगा इसने इसको मारा, क्यों, क्योंकि इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। तो अपना ये अभी रेस्ट में, तो उसका रेस्ट को चेंज करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो ये छोटा मोटा जो इनर्शिया, इसके पास जो भी मास होगा उसके लिए जो भी इनर्शिया होगा वो क्या नहीं कर सकता, वो उसका इनर्शिया को बिगाड़ नहीं सकता है। तो हाथी के लिए और एक हाथी लाना पड़ेगा ताकि उसका जो रेस्ट है उसको क्या करे, मोशन में ला पाए। समझ आ गया बात। तो इनर्शिया जो है वो तुम्हारा मेजर ऑफ मास है, अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, मास अगर कम है तो इनर्शिया कम है। तो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें दो मास लिया था, एक मास भारी था, एक मास पतला था, ठीक है। तो भारी और पतला था, लेकिन लोगों को यही तो लगता है कि एक भारी है एक पतला है, दोनों को अगर मैंने इधर से रिलीज कर दिया तो तुम्हें तो यही लग रहा है ना कि भारी वाला सबसे पहले गिरेगा, बट गिरता तो दोनों एक साथ है। ऐसा क्यों? तो कोई कोई तो ऐसे बोल देते, देखो इसका जो
तुम्हारा रीजन कोई कोई देते हैं कि देखो देखो सर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर एक बॉडी में सेम लग रहा है, दैट इज जी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हमारे सरफेस में होता है। ठीक है, वो तो सर हर एक ऑब्जेक्ट में सेम लग रहा है, जैसे कि मुझ पे भी अभी 9.81 लग रहा है, चाहे मेरा मास जितना भी हो, तुम्हारा मास जितना भी हो, तुम पे भी उतना ही लग रहा है, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसके लिए क्योंकि धरती हमें सेम फोर्स के साथ खींचता है, मतलब सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ खींचता है, इसके वजह से हम लोग सेम टाइम में क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये एक उसका रीजन हो गया जो ज्यादातर लोग देते हैं। ठीक है, इसका और एक रीजन हो सकता है जो कि इनर्शिया से हम लोग दे सकते हैं। क्या सर, इसका और एक रीजन क्या होगा? इसका और एक अच्छा सा रीजन ये हो सकता है जो कि मैं हमेशा क्लासरूम में देता हूं, दैट इज तुम देखना जो भारी है, ठीक है, मोर इनर्शिया, देखना ये इनर्शिया से मैं मैच कराऊंगा, जो भारी है और ये पतला है, तो भारी वाला का इनर्शिया भी तो ज्यादा होगा। ये समझ आ रहा है क्या? दोनों सेम टाइम में जमीन में स्ट्राइक होता है, तो भारी जो है उसका इनर्शिया भी तो ज्यादा होगा और जो पतला है उसका इनर्शिया कम होगा। ठीक है, तो भारी वाला तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये आगे आना चाहिए था, बट उसका इनर्शिया के कारण वो पहले रेस्ट में था। कुछ इधर से ड्रॉप कर रहा हूं ना, तो पहले रेस्ट में था वो, तो अगर वो पहले रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मतलब उसको रेस्ट में रहना है। अभी तुमने उसको ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब वो रेस्ट से अभी मोशन में आ जाएगा, तो रेस्ट से मोशन आने में उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। अगर उसका इनर्शिया ज्यादा है तो उसको ज्यादा टाइम लगा होगा रेस्ट से मोशन में आने के लिए, क्योंकि उसने रेजिस्ट किया होगा। ठीक है, तो इसका अगर इनर्शिया ज्यादा है, तो पहले रेस्ट में था, अभी मोशन में आने में उसको ज्यादा टाइम लग रहा होगा। ठीक है, उसको ज्यादा टाइम लग रहा होगा क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, और ये तुम्हारा पतला है, इनर्शिया कम है, पहले रेस्ट में था और अभी उसको मोशन में आना है, तो वो जल्दी से आ गया होगा, लेकिन उसको टाइम लगा होगा। वो जो एक्स्ट्रा टाइम है वही दोनों का टाइम को क्या कराते, दोनों का टाइम को सेम करवा देते, क्योंकि उसको टाइम ज्यादा लगा ना, उसको टाइम कम लगा, तो इसके वजह से दोनों एक साथ नीचे आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा तुम्हारा मास का है, तो इसका ज्यादा इनर्शिया होगा, इसका अगर ज्यादा इनर्शिया होगा ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, धीमे धीमे वो नीचे आएगा, और वो थोड़ा स्पीड हो जाएगा उसका। ठीक है, उसका मास कम है तो वो ज्यादा स्पीड हो जाएगा, बट वो धीमे धीमे, तो दोनों जाके नीचे अगर देखोगे तो सेम टाइम में नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इनर्शिया से भी इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो आगे, फास्ट लॉ का अगर तुम्हें एक चीज देखना है, दैट इज फास्ट लॉ में ये बताया था, ठीक है, फास्ट लॉ अगर हमें एक अगर एक्सप्रेशन लिखना है या तो एक अगर इक्वेशन लिखना है, तो फास्ट लॉ में तुम ये इक्वेशन लिख सकते हो, कि अगर तुमने कभी भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, यही तो है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ही रेस्ट से तुम क्या रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हो, यही तो है फास्ट लॉ। ठीक है, यही तो है कि अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ही रेस्ट से मोशन में लेके जा सकते हो, या तो यूनिफॉर्म मोशन को रेस्ट में ला सकते हो। ठीक है, उसका मोशन को चेंज करने के लिए तुम्हें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही तो था। तो अगर तुमने एफ एक्सटर्नल क्या नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, तो क्योंकि एफ अगर अप्लाई नहीं किया, फोर्स अगर अप्लाई नहीं किया, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन भी ए नेट तुमने नहीं डाला होगा। कोई एक्सेलरेशन अगर तुमने नहीं डाला होगा तो इसका मतलब तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो हम लोग इसको बोल सकते, ठीक है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हुआ तो हम लोग बोल सकते कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो घुमा फिरा के इधर से यही हमें समझ आया कि v कांस्टेंट है, ठीक है, फास्ट लॉ का यही डेफिनेशन है कि v कांस्टेंट है, और v अगर कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ए नहीं है। ए अगर नहीं है, ए क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, क्यों, फोर्स नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा, फोर्स लगाने से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है। तो फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो तुम बोल सकते हो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन तुम उसको नाम दे सकते हो। ठीक है, तो यही बात इधर पे था, यही तुम्हारा फास्ट लॉ का इक्वेशन अगर तुम्हें किसी ने पूछ लिया तो यही तुम बोल सकते हो। एग्जाम में तो लिखने का है तो लिख सकते हो, बट यही तुम्हारा मेन चीज है जो हम लोग ने अभी तक सीखा है। ठीक है, इनर्शिया वगैरह सीख के ये हम लोग ने सीख लिया। चलो आगे, और आगे जाके हम लोग सीखते हैं लीनियर मोमेंटम, सो दैट
लीनियर मोमेंटम इसलिए सीख रहे सो दैट हम क्या कर पाए, हम लोग सेकंड लॉ को पढ़ पाए। ठीक है, सेकंड लॉ को अगर पढ़ना है तो तुम इधर पे लीनियर मोमेंटम सीख लो। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम मतलब ये समझ आता है, देखो सब कुछ इधर पे लिखा हुआ है। लीनियर मोमेंटम अगर तुम्हें पता चल गया कि क्या है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम किसी ने भी अगर पूछ लिया तो तुम क्या बोलते हो? मास इनटू वेलोसिटी। यही तो तुम्हें आता है। लीनियर क्यों बोल रहा हो सर? यस। रोटेशनल मोमेंटम भी है, यस, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, रोटेशनल में पढ़ेंगे, रोटेशन में पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, लीनियर मोमेंटम सर, लीनियर मोमेंटम दिमाग में आने से इधर पे सर ने एक बात बताया था, वो तुम्हें याद आना चाहिए, दैट इज मोशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ मोशन। ठीक है, ना कि मास इंटू वेलोसिटी मुंह से निकल जाए, वो तो फॉर्मूला है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी वो तो फॉर्मूला है सर। क्या क्या आना चाहिए? आना चाहिए हमें कि लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है सर मोशन, कितना मोशन पोजेस कर रहा है एक बॉडी ने कितना मोशन कैरी कर रहा है। जैसे कि मेरा अगर वेलोसिटी, मेरा अगर मास है, अभी अगर मैं ऐसे हूं, ठीक है, तो मेरा लीनियर मोमेंटम कितना हुआ? 0। मेरा लीनियर मोमेंटम क्या होगा? 0। तो मेरा लीनियर मोमेंटम अगर 0 हो गया, इसका मतलब मेरा अमाउंट ऑफ मोशन कितना हो गया? 0। लीनियर मोमेंटम मतलब अमाउंट ऑफ मोशन हो गया। मेरा अमाउंट ऑफ मोशन अभी कितना है? 0। मेरा अमाउंट ऑफ मोशन, अच्छा अभी देखो मैं अभी रेस्ट में हूं पूरा, तो मेरा अमाउंट ऑफ मोशन अगर देखोगे 0 है, इसके लिए मेरा लीनियर मोमेंटम क्या है? 0। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मोशन को कौन मेजर करता है? लीनियर मोमेंटम से हम लोग मेजर कर सकते हैं। और अमाउंट ऑफ मोशन अगर ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरा मास है और मुझे एक वेलोसिटी एक्वायर करना पड़ेगा। एक वेलोसिटी एक्वायर, अगर जितना ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर करोगे, मास तो ज्यादा नहीं कर सकते। देखो कितना खाओगे, कितना पियोगे, ठीक है, मास तो जितना है उतना ही रह पाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें मोमेंटम ज्यादा करना है तो वेलोसिटी को एक ज्यादा कर लो। ठीक है, अगर मास को ज्यादा कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, मास भी ज्यादा करो तो भी लीनियर मोमेंटम इंक्रीज। वेलोसिटी अगर ज्यादा करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? भाग मिल का भाग अगर करोगे तो वेलोसिटी ज्यादा हो गया तो तुम्हारा मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। और अगर मास ज्यादा करोगे तो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने ये तुम्हें इधर से समझाया कि ये फॉर्मूला कहां से आया, कि तुम्हें अमाउंट ऑफ मोशन चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ मोशन। अमाउंट ऑफ मोशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो अमाउंट ऑफ मोशन डिपेंड करेगा तुम्हारा मास के ऊपर में। किसके ऊपर में? मास के ऊपर में। और अमाउंट ऑफ मोशन तुम्हारा डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर में। और अमाउंट ऑफ मोशन को ही हम लोग ने बाद में जाके समझ के ये बताया कि ये तो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम है रे। तो ये लीनियर मोमेंटम को हम लोग ने ये बता दिया कि मास और वेलोसिटी से आ रहा है ना, तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। और ये तुम्हारा आ गया मास इंटू वेलोसिटी। क्या आ गया? मास इंटू वेलोसिटी। इसका क्या आ गया? मास इंटू वेलोसिटी। इसका क्या आ गया? एक फॉर्मूला बन गया। बट कहानी ये हुआ था कि हमें पता है कि अमाउंट ऑफ मोशन का मतलब होता है, हमें क्या पता है कि अमाउंट ऑफ मोशन का मतलब होता है कि लीनियर मोमेंटम। तो अमाउंट ऑफ मोशन अभी किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ मोशन डिपेंड करेगा तुम्हारे मास पे। और किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारा वेलोसिटी में। अगर तुम्हारा मास ज्यादा है तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा लीनियर मोमेंटम या तो अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा होगा, और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो भी तुम बोल सकते हो अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा होगा। इसके वजह से जो लीनियर मोमेंटम आएगा वो मास इंटू वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, इतना जल्दी से तुम नोट करो, क्योंकि आगे हमें इसके अच्छे इसके बारे में अच्छा पढ़ना है। दैट इज, जो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम है ना, जो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मास स्केलर है, बट ये जो वेलोसिटी है ना वो तो वेक्टर है। मास स्केलर है बट वेलोसिटी तो वेक्टर है। इसके वजह से तुम बोल सकते हो कि इसका जो एसआई यूनिट होगा ना, एसआई यूनिट, इसका जो एसआई होगा वो हो जाएगा तुम्हारा मास मतलब केजी होता है। तुम्हारा एसआई यूनिट देख लो इधर पे, मास मतलब केजी होता है, और वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर? मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट तो केजी के जगह ग्राम रख देना, मीटर के जगह सेंटीमीटर रख देना। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकेंड तुम्हारा क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड तुम्हारा क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो याद रखना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसके पास दोनों चीजें वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आई कैप जे कैप में लिखना पड़ेगा सब कुछ अभी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर यूज करना पड़ेगा। वेक्टर मैंने पढ़ाया है तुम्हें, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर का मतलब ये हो गया सर, यही तो होता है वेक्टर का मतलब, कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास क्या हो जाएगा? डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, अच्छा ये बात बोलना तो भूल ही गया कि अभी तक हम लोग ने जो काइनेमेटिक्स पूरा पढ़ लिया ना, ये डायनामिक्स है। ठीक है, ये तो डायनामिक्स है। तो ये डायनामिक्स में क्या होता है? ये डायनामिक्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायनामिक्स। हम लोग ने काइनेमेटिक्स खत्म कर लिया सक्सेसफुली। ये काइनेमेटिक्स हम लोग ने खत्म कर लिया। ठीक है, और अभी हम लोग डायनामिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम लोग ने कॉज ऑफ मोशन को लिया नहीं था।
कॉज ऑफ मोशन को हम लोग ने इतना ज्यादा ध्यान में नहीं रखा था। कॉज ऑफ मोशन हम लोग ने क्या नहीं किया था, इग्नोर किया था। क्या किया था, इग्नोर। ठीक है, अगर इधर तुम देखोगे ना, ये डायनामिक्स है, इग्नोर किया था, ये डायनामिक्स है। डायनामिक्स में हम लोग क्या करेंगे, डायनामिक्स में अभी तो तुम्हें समझ ही आ गया, सबसे पहला टॉपिक में मैंने फोर्स पढ़ा दिया। ठीक है, ये बोलना मैं भूल गया कि ये डायनामिक्स में हम लोग क्या करेंगे, बट मैंने ये तुम्हें उसमें सिखाया था। कहाँ पे सिखाया था, मोशन ने स्ट्रेट लाइन जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना 1D में ही, मैंने तुम्हें ये सब समझा दिया था, मैकेनिक्स का क्या क्या पार्ट होता है। मैकेनिक्स के पार्ट में काइनेमेटिक्स आता है, डायनामिक्स आता है, स्टैटिक आता है। तो डायनामिक्स मतलब क्या होता है सर, कॉज ऑफ मोशन को इग्नोर नहीं करना है, इस बार कॉज ऑफ मोशन को पकड़ के चलना है। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन को पकड़ के चलना है। तो डायनामिक्स मतलब इधर पे क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ मोशन को पकड़ के चलना। और कॉज ऑफ मोशन तुम्हारा क्या क्या है, उस चीज को तुम्हें पढ़ना है। तो कॉज ऑफ मोशन इधर पे आएगा तुम्हारा, कॉज ऑफ मोशन क्या है, तो सर कॉज ऑफ मोशन इधर पे जो भी आएगा, कॉज ऑफ मोशन जो भी आएगा वो आएगा तुम्हारा फोर्स। कॉज ऑफ मोशन जो भी आएगा वो आएगा तुम्हारा फोर्स। इसको इग्नोर नहीं करना है इस बार। ठीक है, इस बार इसको पढ़ना है। ठीक है, तो डायनामिक्स में हम लोग जो भी बात करेंगे, इट इज अ तुम बोल सकते हो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है, मैकेनिक्स का ब्रांच है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्ट अगर पढ़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट या तो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। और रेस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, स्टैटिक के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक मतलब रेस्ट ही हो गया। और साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे, एक ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोशन के बारे में जब पढ़ेंगे ना, ठीक है, डायनामिक्स में मोशन के बारे में ही पढ़ते हैं, बट स्टैटिक आता है, दैट इज इक्विलिब्रियम में कभी कभी आता है। हर इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि वो रेस्ट में रहेगा, फिर भी कुछ कुछ चीज इधर पे आएगा जो रेस्ट में रहेगा। तो डायनामिक्स में भी रेस्ट में के बारे में पढ़ते हैं, बट डायनामिक्स इज प्योर तुम्हारा क्या होता है, मोशन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो मोशन के बारे में पढ़ेंगे, गिवन दैट क्यों हो रहा है ये मोशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो जो हम लोग पढ़ेंगे, आज तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है बोल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बारे में इंट्रोडक्शन ही है ये सब। ठीक है, आगे जाके चैप्टर में घुस जाएंगे। ठीक है, फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्स जब आएगा चैप्टर में घुस जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इधर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डायनामिक्स में क्यों हो रहा है ये मोशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ा था। काइनेमेटिक्स में ये बताया था कि एक गाड़ी चल रहा है, ठीक है, एक कार है, चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, और अभी 100 मीटर पर सेकंड आ गया। भाई कैसे आया, पहले 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अभी 100 मीटर पर सेकंड से आया, कैसे, क्यों, वो उसका चीज इधर पे हमें मिलेगा कि एक एक्सीलरेशन दिया था। सर एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, सर एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन देखो मैं बता रहा हूं कि बाइक में एक्सीलरेटर यही तो होता है। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि सर अगर एक्सीलरेट करते तो क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज आता है। एक्सीलरेशन का मतलब ही तो होता है फोर्स देना, तुम फोर्स दे रहे हो, इसके वजह से एक्सीलरेशन हो रहा है। और एक्सीलरेशन अगर हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्पीड अप भी हो सकता है, स्पीड डाउन भी हो सकता है, तो तुम्हारा एक्सीलरेशन, वो सब हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। एक्सीलरेशन और तुम्हारा स्पीड का डायरेक्शन से वो डिसाइड होता है। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन से डिसाइड होता है। अच्छा, तो डायनामिक्स में ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो डायनामिक्स में ये पढ़ सकते हो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है उसके पास। अच्छा, इसका डायरेक्शन अगर है तो डायरेक्शन मुझे बताओ। मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया, मास इंटू वेलोसिटी करके निकालोगे। डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो डायरेक्शन जिस तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन के सेम है तुम्हारा, सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जिस तरफ होगा उसी तरफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा, कभी डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और डायमेंशन अगर लिखना है तो डायमेंशन आई होप तुम्हें आता है, क्योंकि इतना हम लोग ने पढ़ लिया है। तो डायरेक्शन तो तुम्हें पता होगा कि मास इंटू वेलोसिटी, तो mlt-1। ठीक है, mlt-1। तो ये देख लेना अच्छे से, इधर पे सब कुछ इधर पे लिखा हुआ है जो मैंने इधर पे तुम्हें फिर से समझा के दिया है। और साथ में मैंने ये समझाया कि हम जो पढ़ रहे हैं वो डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कोई अगर तुम देखोगे ना तो डायनामिक्स पढ़ने के लिए काइनेमेटिक्स का इतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। डायनामिक्स पढ़ने के लिए काइनेमेटिक्स अगर तुम्हारा खत्म भी नहीं है, तुम्हारा बैकलॉग चल रहा है, तो भी तुम क्या कर सकते हो, ये काइनेमेटिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तुम मेरे साथ अगर पढ़ना है तुम्हें, तो काइनेमेटिक्स को तुम एक साथ पढ़ लो, और धीमे 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 एक एक दिन एक एक वीडियो तुम प्रीवियस वीडियो देख लो, और साथ में तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा काइनेमेटिक्स भी हो जाएगा और साथ में तुम्हारा डायनामिक्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो डायनामिक्स पढ़ने के लिए काइनेमेटिक्स का इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अगर जरूरत नहीं है तो तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो, तुम डायरेक्ट काइनेमेटिक्स, अगर तुम्हारा काइनेमेटिक्स खत्म नहीं है तो डायरेक्ट डायनामिक्स में आ जाओ। डायनामिक्स पढ़ना इधर से स्टार्ट करो और काइनेमेटिक्स इधर से खत्म करना स्टार्ट करो, बैकलॉग तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। लीनियर मोमेंटम हमें समझ आ गया होगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है, बट इधर पे अगर तुम देखोगे तो मास इंटू वेलोसिटी तो होगा, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है तो ये भी एक वेक्टर होगा, क्योंकि ये स्केलर है।
ठीक है। उसके बाद एसआई यूनिट मैंने लिख दिया, डायरेक्शन मैंने लिख दिया कि जिस तरफ वेलोसिटी इस तरफ होगा, और उसके बाद मैंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें क्या करना है, उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी। चलो उसके बाद दैट इज इधर पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये एग्जांपल तुम मुझे बता सकते हो कि इसका लीनियर मोमेंटम देखो, एक जनरल बच्चा इसका लीनियर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, मास वेलोसिटी। इसका भी क्या लिखेंगे, मास वेलोसिटी। इसका पी कैसे लिखेंगे, मास और साथ में वेलोसिटी। देखो वी तो दिया है हर जगह, तो इसका भी लिख देंगे मास और वेलोसिटी लिख देंगे। इसका भी क्या लिख देंगे, मास और वेलोसिटी। और इसका भी क्या लिख देंगे, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो हर एक एग्जांपल का इधर का आंसर जो आएगा, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम्हारा आंसर, अगर तुम 9 में पढ़ रहे हो तो तुम्हारा आंसर यही होगा, दैट इज मास और वेलोसिटी को इंटू कर दो सर, आंसर तो आ गया। बट आंसर गलत है। इधर पे चारों जो है ना मोमेंटम, वो तुम्हारे लिए इक्वल है, बट मेरे लिए चारों इधर पे क्या हो रहा है, चारों इधर पे अलग अलग आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन होता है, तो साथ में डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तो तुम इसको लिखो, आई कैप लिखो, पॉजिटिव इधर लगाओ कि ये पॉजिटिव आई कैप के डायरेक्शन में जा रहा है। ये पॉजिटिव आई कैप के डायरेक्शन में तुम्हारा क्या होगा, मोमेंटम होगा, पॉजिटिव आई कैप, ठीक है। लेकिन इधर पे अगर देखोगे ना, तो ये माइनस मतलब नेगेटिव आई कैप के डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो इधर पे तुम्हें जो पी लिखना पड़ेगा ना, ये चारों पी अलग अलग है, ठीक है। तो ये मैं इधर पे समझा रहा हूं ताकि हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, इधर पे अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, इधर पे अगर तुम देखोगे तो ये देखना, ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, और ऊपर मतलब जे के पास जाएगा, क्या जाएगा, जे के पास जाएगा। और इसमें अगर देखोगे ना, तो इसमें तो कुछ अलग ही कहानी हो रहा है। क्या अलग कहानी हो रहा है सर, इसमें तो सर डायरेक्शन को तोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल में है। तो ये अगर वी हुआ तो इस तरफ जाएगा वी कॉस थीटा, और इस तरफ जाएगा तुम्हारा वी साइन थीटा। तो इधर अगर v cos थीटा जा रहा है तो तुम्हें मोमेंटम इस बार अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। इस डायरेक्शन का मोमेंटम हो जाएगा तुम्हारा m v cos थीटा आई कैप हो जाएगा, क्योंकि ये आई कैप के डायरेक्शन में जा रहा है। और इस तरफ अगर देखोगे तो ये हो जाएगा m v साइन थीटा, और साथ में क्या तुम लिखोगे, j कैप लिखना पड़ेगा तुम्हें। साथ में क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, j कैप लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात था इधर पे। तो मोमेंटम अगर नहीं आता है तो हम लोग सेकंड लॉ पढ़ ही नहीं सकते। तो मोमेंटम देख लो, इधर पे मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये अगर मोमेंटम देखोगे ना, तो सब मोमेंटम इधर पे अलग अलग मोमेंटम है। सब इधर पे अगर देखोगे तो अलग अलग मोमेंटम होगा ये, ठीक है। तो ये इधर पे चारों मोमेंटम सेम नहीं है, क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम नहीं है। तो डायरेक्शन अगर सेम नहीं है तो ये मोमेंटम सेम नहीं है। तो इसी तरह अगर मैं एक एग्जांपल ये बता दूं कि एक अगर बॉल इस तरफ आ रहा है, इसका मास अगर है हमारे पास 2 kg, इसका मास क्या है, 2 kg है। इसका मास कितना है, 2 kg है। और ये इस तरफ आ रहा है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड से, कितना से, 10 मीटर पर सेकंड से। और ये इस तरफ अगर तुम देखोगे, इसने 37 डिग्री बनाया है, कितना, 37 डिग्री बनाया है, और इसका मास मैंने 2 kg दिया है। तो मुझे बताओ तो इसका मोमेंटम कितना बताओगे तुम, इसका मोमेंटम तुम कितना बताओगे। तो इसका मोमेंटम तो तुम्हें अगर बताना है तो तुम बोल सकते हो कि सर सबसे पहले एक काम करते हैं, वेलोसिटी को तोड़ देते। वेलोसिटी के तोड़ते ही तुम्हें पता चलेगा कि इसमें 10 cos 37 आएगा। 37 होता है 4/5, तो इधर आ जाएगा सर 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तुम 10 cos 37 तोड़ लेना, और इधर पे 10 sin 37 आएगा 3/5, तो इधर पे सर 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया क्या। तो ये अगर तुम तोड़ दिया ना, तो अभी तुम्हारा आंसर आ गया कि 2 kg मास इंटू वेलोसिटी। तो एक्स, ये देखो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है तो नेगेटिव, और ये 8 इंटू 2 आई कैप लिखोगे, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव 2 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा, 12। इधर कर देता हूँ, इधर 6 है, इधर 2 है, तो 6 इंटू 2, और ये नेगेटिव जे है इसलिए माइनस की तरफ आएगा। तो इधर अगर तुम देखोगे ना, तो ये 16 आई कैप आएगा, इधर अगर तुम देखोगे ये 12 जे कैप आएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा मोमेंटम का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो इधर पे तुम क्या कर सकते हो, मॉड निकाल लेना, ठीक है। मॉड आ जाएगा तुम्हारा 16 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। तो देखो क्या तुम्हें समझ आ रहा है, जो मोमेंटम है वो अमाउंट ऑफ मोशन को मेजर करता है, कितना मोशन चल रहा है किसी भी बॉडी पे, अमाउंट ऑफ मोशन। और कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे वेक्टर का डायरेक्शन देखना है, वो सब मैंने इधर पे तुम्हें बताया है। एंगल में होने से भी कैसे लिखना है, वो सब मैंने इधर पे तुम्हें बताया है, ठीक है। तो सेकंड लॉ पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सेकंड लॉ को प्रिपेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं इधर पे 1-2 बस तुम्हें क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर एक बॉडी है, मतलब मैं अभी तुम्हें चेंज मोमेंटम का जो है ना, वो चेंज समझाना चाह रहा हूँ। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अभी निकालना तुम्हें सिखा रहा हूँ कि अगर एक बॉडी, अभी आगे जाके मैं क्वेश्चन भी डाला हूँ कि उधर से क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो इधर से देखो, ये अगर 2 kg का है
और ये 5 मीटर पर सेकेंड से अगर चल रहा है और आफ्टर सम टाइम यही 2 केजी का जो बॉल है ना वो अभी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो क्या तुम चेंज इन मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हो? चेंज इन मोमेंटम, चेंज को जो हम लोग लिखते हैं ना, चेंज को हम लोग हमेशा इससे लिखते हैं। देखना, चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका आंसर निकाल रहे कि चेंज कितना आएगा इसमें। तो चेंज इन मोमेंटम अगर देखोगे ना, तो अभी से हम लोग चेंज इन मोमेंटम को हम लोग फिजिक्स में ऐसा लिख सकते हैं। चेंज को हमेशा फिजिक्स में हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा, और डेल्टा पी से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। चेंज को हम लोग डेल्टा, चेंज को डेल्टा, और पी क्योंकि मोमेंटम है ना तो डेल्टा पी। तो डेल्टा पी मतलब तुम्हारा क्या हो जाता है हमेशा, तो डेल्टा पी वेक्टर अगर तुम देखोगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा पी एफ माइनस क्या आ जाएगा, पी आई आ जाएगा, पी एफ माइनस पी आई। पी एफ लिख सकते हो क्या, देखो ये इस तरफ है तो मास इंटू वेलोसिटी देख लो तुम्हारा 10 है, और आगे की तरफ है तो आई कैप माइनस, तुम अगर पी आई देखोगे ना तो मास इंटू वेलोसिटी देख लो, मास कितना है 2 kg, और वेलोसिटी अगर देखो 5 है और आगे की तरफ जा रहा है तो आई कैप, तो इधर से तुम देख लो 20 आई कैप और माइनस क्या हो जाएगा 10 आई कैप। तो तुम्हारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 आई कैप। मतलब इसमें जो चेंज आ रहा है ना मोमेंटम का, मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 10 आई कैप, मतलब आगे की तरफ 10 आई कैप का चेंज आ रहा है। ओके ओके, समझ आ गया सर, इतना तो हमें समझ आ गया। चलो आगे चलो। ठीक है, इतना अगर हमें समझ आ गया तो आगे हम लोग जा सकते हैं, और आगे जाके मैं तुम्हें यह समझा सकता हूं। क्या समझा सकता हूं अभी बताओ, कि अगर यही बॉल है, ठीक है, यही बॉल है, बट मुझे अभी थोड़ा सा कुछ अलग चीज करना है, कि यही बॉल है 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा था, 2 kg है, सही है सब कुछ, बट ये बॉल कुछ सामने उसको वॉल मिल गया होगा और ताकि अभी 10 मीटर पर सेकेंड से उल्टा आ रहा है, वही 2 kg का बॉल, ठीक है। तो उसने इधर पे कॉलिशन किया होगा, और कॉलिशन करने के बाद वो अभी उल्टा आना स्टार्ट किया। तो अभी मुझे बता दो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, अभी मुझे बता दो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम अभी अगर निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी। डेल्टा पी आता है तुम्हारा पी एफ माइनस क्या आता है, पी आई आता है। पी एफ अगर देखोगे ना तो मास इंटू वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा 2 into 5, बट ये आई कैप में है तो आई कैप में लिखना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो आई कैप में लिखो। और ये अगर देखोगे ना तो ये देखना इधर माइनस का माइनस रहेगा, और इनिशियल अगर मोमेंटम तुम देखो ना, इनिशियल मोमेंटम देखना इस तरफ है, तो इनिशियल मोमेंटम इस तरफ है तो माइनस कितना आ जाएगा 2 into 10, माइनस कितना आ जाएगा 2 into 10, और ये किस तरफ जा रहा है, ये आई कैप के तरफ ही जा रहा है, बट ये माइनस आई कैप है इसलिए इधर माइनस लगाया मैंने। बोलो ये समझ आया, ये माइनस इस तरफ जा रहा है ना तो माइनस आई कैप लगाना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तुम्हारा, तो ये 10 आई कैप और ये प्लस हो जाएगा, प्लस होके ये 20 आई कैप हो जाएगा। तो तुम्हारा जो चेंज इन मोमेंटम आएगा ना वो 30 आई कैप आ जाएगा। तुम्हारा जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आई कैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आई कैप आ जाएगा। बोलो ये समझ आएगा। तो ऐसे करके मैंने तुम्हें इधर पे समझाया कि कैसे चेंज निकालते हैं, ठीक है, कैसे चेंज निकालते हैं हम लोग। एक सेकंड रुकना, एक कॉल आ रहा है। हेलो। तो इसी तरह मैं अभी तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि ये चेंज मैंने निकालना तुम्हें सिखा दिया, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा तेरा तेरा दिख रहा है क्या, ये मैंने तुम्हें चेंज निकालना सिखा दिया, ठीक है। तो मोमेंटम का अगर चेंज अगर अभी किसी ने तुम्हें पूछ लिया तो कैसे भी करके तुम निकाल सकते हो, तो मैंने इधर पे तुम्हें सिखा दिया, ठीक है। अभी मैं ये सिखाना चाहता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम का रेट कैसे निकालते हैं, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इधर पे तुम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करवाता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो तुम्हें पता होगा कि फिजिक्स में रेट का मतलब होता है, तुम हमेशा मतलब हम लोग बोल देते हैं कि रेट का मतलब कितना तेजी से, हाउ फास्ट, या तो तुम ये बोल सकते हो डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम से डिवाइड करना होता है। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना सिखा दिया, तो चेंज ऑफ मोमेंटम तुम्हें पता है, और डिवाइडेड बाय टाइम कर दोगे तो रेट आ जाएगा, ठीक है, रेट आ जाएगा। तो इधर पे सेम क्वेश्चन करते हुए कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा था, ये 2 kg है, ठीक है। वही अगर तुम देखोगे इधर जाके 2 kg में ही अभी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट मैंने इधर पे टाइम बता दिया कि ये काम होते होते जो 5 से अभी 10 होते होते लेट्स से टाइम लगा है 2 सेकंड। कितना टाइम लगा है, 2 सेकंड टाइम लगा है, ठीक है। 2 सेकंड अगर टाइम लगा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तुम निकाल सकते हो क्या। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो आ जाएगा ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा,
वो आ जाएगा। सबसे पहले डेल्टा पी निकाल लो। डेल्टा पी अगर निकालना है हमें तो पी एफ माइनस पी आई करना पड़ता है। तो पी एफ माइनस पी आई कर देना, ठीक है, पी एफ माइनस पी आई कर देना। इधर पे कुछ गलत किया है क्या? यस, हम लोग ने गलत किया था। इधर पे ये पहले आना चाहिए था, ठीक है। तो क्या चेंज कर ले क्या? इधर पे सही है, इधर पे पहले यही लिखा था, ठीक है। इधर पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है, कि हम लोग ने क्या किया कि फाइनल और इनिशियल उल्टा उल्टा ले लिया था, इसलिए आंसर नेगेटिव में आना चाहिए था, ठीक है। इधर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देख लो क्या लिख रहा हूं। चेंज क्या है? कुछ नहीं कि सर ये फाइनल है, ये फाइनल इस तरफ जा रहा है तो नेगेटिव में आएगा। ये फाइनल इस तरफ जा रहा है तो 2 इंटू 10 इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आ जाएगा। और इनिशियल अगर देखोगे तो इस तरफ है तो 2 इंटू 5 भी आएगा। और ये इस तरफ है तो आई के पी आएगा। तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। आंसर जो आएगा वो इस बार ये नेगेटिव में आ जाएगा और ये भी तुम्हारा नेगेटिव में आ जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा वो -30 आई के, मतलब डायरेक्शन बता रहा है, माइनस आई ये बता रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ है, तो इस तरफ होगा उसका चेंज, तुम्हारा चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, इधर पे अगर देखोगे तो फाइनल कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 और आई के पी होगा क्योंकि आगे की तरफ है। और इसमें अगर देखोगे तो आगे की तरफ ही होगा 2 इंटू 5 आगे की तरफ ही होगा आई के, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 10 आई के। बट ये जो 10 आई के हो रहा है ना, ये 2 सेकंड में, मतलब ये जो चेंज हो रहा है मोमेंटम में वो 2 सेकंड में हो रहा है। तो रेट अगर तुम्हें निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि हमें सेकंड लॉ से अभी पता चलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर तुम्हें निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर निकालना है ना, तो तुम्हें करना पड़ेगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज, टाइम का चेंज कितना हुआ, इधर 0 से 2 हुआ है, 0 से 2 हुआ है तो 2 बिठा सकते हैं। तो कितना आ गया डेल्टा पी, मतलब 10 आ गया, डिवाइडेड बाय अगर देखोगे 2, तो ये आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। और इसका यूनिट लिखना है क्या? यूनिट इधर देखना, इन सब का यूनिट लिखो। इन सब का यूनिट अगर लिखना है तो केजी मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। ये जो यूनिट आएगा ना, ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये यूनिट आएगा। बट इसका यूनिट देखो, ये डिवाइडेड बाय टाइम किया है तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो न्यूटन था, फोर्स का यूनिट मैंने बताया था। चलो अभी नहीं आता है तो रहने दो। बट ये आ गया तुम्हारा 10 नहीं, ये 5 आना चाहिए ना। ये कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये जो 5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आया है, ये तुम्हारा आया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझना, पहले मैंने तुम्हें मोमेंटम निकालना सिखाया था, फिर मैंने तुम्हें चेंज इन मोमेंटम निकालना सिखाया, फिर मैंने चेंज इन मोमेंटम निकालना सिखाया बट इसमें उल्टा आ रहा था, और फिर मैंने तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना सिखाया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी मैंने तुम्हें निकालना सिखा दिया, ठीक है। इतना अगर मैंने तुम्हें सिखा दिया तो इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा ना। ये क्यों सिखाया? ताकि हमें सेकेंड लॉ समझ आ जाए, क्योंकि सेकेंड लॉ में इन सब का कहानी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सेकेंड लॉ होता क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, चलो इसको अभी समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझ आ गया ना, कि ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है ना, ये कितना जल्दी हुआ है, कितना जल्दी ये मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, पर सेकेंड कितना जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आया 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना आता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कितना जल्दी, कितना तेजी से तुम्हारा मोमेंटम में चेंज आ रहा है, या तो वेलोसिटी कितना जल्दी चेंज हो रहा है, उतना जल्दी तुम्हारा मोमेंटम में भी चेंज आएगा, ठीक है। अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने इधर पे लिख के रखा है तुम्हारे लिए कि ए बॉडीज लीनियर मोमेंटम चेंजेस एट अ रेट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड ऑकर्स इन द फोर्स डायरेक्शन। मतलब तुम्हें यह बता रहा है कि जो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम है ना, जो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम का चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज, तो ये बता रहा है कि रेट ऑफ, अभी जो सीखा था हम लोग, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर तो अभी तक नहीं पढ़ा। मोमेंटम मतलब पी हो गया तुम्हारा, पी नहीं एक्चुअली, ये डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो गया। क्या हो गया? ये डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो गया। ये डेल्टा पी बाई डेल्टा टी तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अभी जो मैंने सिखाया तुम्हें, ठीक है। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो गया, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, या तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ये बोल सकते। एक्सटर्नली सिस्टम में कितना फोर्स अप्लाइड हुआ है वो क्या डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। तो फोर्स जितना ज्यादा तुम अप्लाई करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। देख लो इधर से, अभी थोड़ा सा भी फील देने का ट्राई करता हूं कि ये जो न्यूटन जो बताना चाह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन
क्या बताना चाह रहा है हमें? हमें ये बताना चाह रहा है, देखो मैं हमेशा बाइक का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? तो बाइक का एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ कि अगर इधर पे तुम्हारा पास क्या है, एक्सीलरेटर, ठीक है? एक्सीलरेटर को अगर तुमने क्या किया, ऐसे अगर तुमने दबाया, ठीक है? एक्सीलरेटर जितना ज्यादा तुम इंक्रीज करोगे, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, उतना ही तो तेजी से तुम मूव करना स्टार्ट करते हो ना। जितना एक्सेलरेशन देते हो उतना तेजी से तुम क्या होते हो, मूव करना स्टार्ट करते हो। मतलब तुम्हारा जो मोमेंटम है उतना ज्यादा चेंज होता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है? अगर एक्सेलरेटर या तो एक्सेलरेशन दोगे तो तुम्हारा एक्सेलरेशन देना का मतलब ही होता है फोर्स देना, ठीक है? फोर्स दे रहे हो ना, फोर्स लगा रहे हो ना, फोर्स लगा रहे हो, यही फोर्स तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और वही एक्सेलरेशन से तुम्हारा क्या हो रहा है, मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो मतलब फोर्स लगा रहे हो, एक्सेलरेशन देना मतलब फोर्स, फोर्स लगा रहे हो और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है। मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में बहुत कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं इसको, ठीक है? बहुत कम टाइम में ज्यादा क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो जाता है। मास इंटू वेलोसिटी तुम्हारा मोमेंटम होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी इनिशियली जितना था, फाइनली मास इंटू वेलोसिटी जो फाइनली था, डिवाइडेड बाय टाइम। कम टाइम में मोमेंटम में ज्यादा चेंज आएगा। अगर तुमने इसमें ज्यादा फोर्स लगा मतलब ज्यादा एक्सेलरेशन दिया, ज्यादा एक्सेलरेशन दिया तो क्या होगा, तुम्हारा जो रेट है, तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। क्या अभी थोड़ा बहुत समझ आया तुम्हें कि ये जो मैंने तुम्हें इधर पे सिखाया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं? तो आंसर इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से निकालते। तो इसी चीज को इधर पे लिखा है कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, किसी भी बॉडी का डेल्टा पी बाई डेल्टा टी किस पे डिपेंड करता है, फोर्स अप्लाइड पे डिपेंड करता है। कितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, जितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्या आएगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्या आ जाएगा, में चेंज आ जाएगा। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा मोमेंटम में चेंज आएगा। मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है? मास इंटू वेलोसिटी में चेंज आएगा उतना जल्दी। रेट है तो जल्दी, रेट है मतलब जल्दी, ठीक है? टाइम के साथ, टाइम डिवाइडेड बाय टाइम है, ठीक है? तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ये तुम्हारा किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। थोड़ा बहुत आई होप तुम्हें समझ आ गया कि जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा ही तुम्हारा वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है, उतना ही ज्यादा वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी चेंज का मतलब ही होता है मोमेंटम चेंज, वेलोसिटी चेंज मतलब मोमेंटम चेंज, और मोमेंटम चेंज मतलब इतना जल्दी से हो रहा है। फोर्स जितना ज्यादा लगाओगे उतना जल्दी से वेलोसिटी चेंज होगा, उतना जल्दी से मोमेंटम चेंज होगा, मतलब उतना ही जल्दी से, उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में सिर्फ और सिर्फ टाइम से डिवाइड करना है चेंज मोमेंटम को, ठीक है? चेंज ऑफ मोमेंटम को सिर्फ टाइम से डिवाइड करना है। तो टाइम, जितना कम टाइम में तुम्हारा जल्दी चेंज हो रहा है ना, वो अच्छी बात है, मतलब उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही तुम्हारा क्या होगा, डीपी बाई डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आएगा, ठीक है? अच्छा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर मुझे इधर बताना है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैं यही बताऊंगा कि फोर्स अप्लाइड अगर एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हम लोग लिखते हैं, दैट इज क्लास 9 में लिखते हैं, ठीक है? अभी के लिए थोड़ा सा हम लोग फैंसी वर्ड यूज करेंगे, दैट इज डीपी बाई डी टी। क्या यूज करेंगे? डीपी बाई डी टी। क्या लिख सकते हो तुम? डीपी बाई डी टी, ठीक है? तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है ना, तो डीपी बाई डी टी। या तो तुम इसको ऐसे भी देखो, इधर पे भी मैं लिख के देता हूँ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये तुम्हारा क्लास 9 का था, ठीक है? इधर से भी तुम समझ सकते हो क्लास 9 का था। इधर पे भी मैं कर दूंगा, इधर पे भी कर दूंगा। देखो अभी तुम इधर पे ये देखना कि डी बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास पी है, पी मतलब मोमेंटम है, तो इधर पे मोमेंटम बिठा दो, एम बी, मोमेंटम मतलब एम बी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है? तो तुम्हारे पास ये जो चीज आया है ना, इसको थोड़ा सा अच्छा हम लोग कर लेते हैं, दैट इज के एक कांस्टेंट आएगा और इधर पे डी एम वी बाई डी टी आ जाएगा। डी एम वी बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टी आ जाएगा, ठीक है? डी एम वी बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, एक डी टी आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एम बी, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग इसको। अच्छा, अब क्या हुआ है, ये एक्चुअली तुम्हारा यही जो आया है ना, यही तुम्हारा सेकंड लॉ है, बट इधर पे हमने ये देखा है कि बाई एक्सपेरिमेंट तुम के को 1 ले सकते हो, ठीक है? के का जो वैल्यू आया है बाद में एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो तुम 1 ले सकते हो, ठीक है? वो कितना आया है, 1 ही आया है, ठीक है? के का वैल्यू इधर पे 1 ले सकते हैं हम लोग। अगर के का वैल्यू 1 लेंगे ना, तो फोर्स का जो वैल्यू आएगा ना, वो आ जाएगा तुम्हारा डी बाई डी टी ऑफ कितना आ जाएगा, एम वी आ जाएगा, ठीक है? और तुम्हें पता है कि ये अगर u है, ये अगर v है, मतलब तुम्हें प्रोडक्ट रूल पता है, डिफरेंशिएट अगर करना है ना, दोनों अगर चेंज हो रहा है, इफ मास भी चेंज हो रहा है, मास एंड वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहा है, मास एंड वेलोसिटी बोथ चेंजेस, अगर मास और वेलोसिटी दोनों चेंज होता है ना, तो तुम जो क्लास 10 में इतना सिखा देते, बट इधर से तुम देखो, दोनों अगर चेंज हो रहा है ना, जो होगा, ठीक है? आज के क्लास में हम लोग दोनों को चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो दोनों नहीं हो रहा है तो एक चेंज होगा, एक चेंज नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अगर
दोनों चेंज अगर हो रहा है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, एम डीबी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे साथ, अरे ये यू वी फॉर्मूला लगा है और कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ यू और वी, ठीक है। तुम्हारा प्रोडक्ट रूल लगा है, प्रोडक्ट रूल, एम को रख दो वी का डिफरेंशिएट प्लस वी को रख दो एम का डिफरेंशिएशन, ये होता है तुम्हारा सेकेंड लॉ। दिस इज द सेकेंड लॉ, ठीक है। इसको ये इज तुम्हारा सेकेंड लॉ, ये असली सेकेंड लॉ है। जो नकली सेकेंड लॉ तुम्हें पढ़ाया जाता है, दैट इज इफ dm बाई dt इज जीरो, dm बाई dt इज जीरो का मतलब मास चेंज नहीं हो रहा है। मास ज्यादातर जो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो उसमें मास क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, बट रॉकेट वगैरह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, नो चेंज। रॉकेट वगैरह देखना पड़ेगा मुझे एक बार एडवांस का सिलेबस, उसमें अगर रॉकेट प्रोपल्शन है तो मैं रॉकेट प्रोपल्शन तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसमें मास का क्या आएगा, चेंजेस आएगा, ठीक है। तो डीएम बाई डी तब क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। आज भी एक क्वेश्चन करेंगे उसमें डीएम बाई डी रहेगा, ठीक है, बट उसमें वेलोसिटी तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मास में चेंज नहीं आ रहा है तो डीएम बाई डी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये अगर जीरो हो गया तो आंसर तुम्हें क्या मिल गया, दैट विल बी एम डीबी बाई डी टी। क्या मिल जाएगा तुम्हें, एम डीबी बाई डी टी, क्या मिल जाएगा, एम डीबी बाई डी टी। और डीबी बाई डी टी तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन होता है, इसके वजह से तुमने रट्टा मारा होगा क्लास 9 में भी, ठीक है। 10 में नहीं बोल रहा हूँ, 10 में तो नहीं मिलता ये। तो फोर्स इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, जो तुमने रट्टा मारा होगा ये इसके वजह से मारा होगा, किसके वजह से मारा होगा, जब मास क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, तभी तुम्हारा सेकंड लॉ को एफ इक्वल टू एम ए बोल सकते हैं। लेकिन अगर मास भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है तो तब तुम्हें इधर पे एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, ये कैसे आया पता चला ना। इधर पे प्रोडक्ट रूल क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल इधर पे यूज करना है, लिख देता हूं अगर भूल जाओगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल इधर पे यूज कर लेना तो आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल तुम्हें आता है, ठीक है। यू को रख देना है वी को डिफरेंशिएट, वी को रख देना है यू को डिफरेंशिएट। और क्लास 9 में तुमने क्या सीखा था वो भी मैं तुम्हें इधर पे बता देता हूँ कि इधर से भी हम लोग अगर कभी कभी यूज कर ले तो भी कुछ ऐसा समझना कि ये तो हमें बताया नहीं गया, ठीक है। इधर से भी कभी ना कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको भी। दैट इज इधर तुम लिख सकते हो कि ये आ जाएगा के, ये क्या आ जाएगा, के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, के डेल्टा पी पाई क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। और मैंने ये बताया था कि के का वैल्यू 1 आ जाता है तो एफ जो आता है ना वो आ जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, क्या जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो एफ इक्वल टू अगर देखना है तुम्हें डेल्टा पी को तुम लिख सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल पाई, तुम टाइम ही लिख सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है, टाइम ही तो है जो चेंज हो रहा है, जीरो से चेंज हो रहा है, जैसे जीरो से टी टाइम हुआ है तो चेंज टी आया है। तो इधर पे तुम लिख सकते हो एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल पाई टाइम। इधर से एम मास को कॉमन लेके वी फाइनल माइनस वी इनिशियल पाई टाइम लिख सकते हो, जहां से तुम फोर्स को डिफाइन कर सकते हो, जहां से इधर से तुम फोर्स को डिफाइन कर सकते हो। क्या डिफाइन हो गया तुम्हारा फोर्स, एम, और ये जो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, एफ इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ गया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल पाई टाइम, यही तो तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है ना। तो एफ इक्वल टू एम ए, ऐसे करके शायद तुमने उसमें सीखा होगा, क्लास 9 में सीखा होगा। इधर पे थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए इधर एक वेक्टर लगा दो और इधर एक वेक्टर लगा देना, ठीक है, क्योंकि एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास एक स्केलर है। तो एक्सेलरेशन जिस तरफ आ रहा है उस तरफ तुम्हारा फोर्स का भी डायरेक्शन आ रहा है। ये तुम्हारा हो गया सेकंड लॉ का सारा जो भी बातें था मैंने इधर पे बता दिया। अभी हमें बस इधर का क्या करना है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करना है, ठीक है। वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मास, अच्छा ये सब हम लोग ने कर लिया है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ये सब हम लोग ने कर लिया था, ठीक है। तो हमारे पास 2 kg का मास है, जल्दी जल्दी मैं इतना समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि 2 kg का मास है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट, ठीक है। और इसके पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो बोला कि आफ्टर 3 सेकेंड फाइंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। 3 सेकेंड के बाद देखना, अच्छे से समझो बातें को, 3 सेकेंड के बाद। तो इधर पे 3 सेकंड के बाद तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो मैं थोड़ा सा बेसिक से तुम्हें बता रहा हूँ, तुम डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हो। बेसिक से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये 2 kg तो है और 3 सेकंड के बाद पूरा निकाल के तुम्हें फिल देके बता रहा हूँ कि 3 सेकंड के बाद तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यू तो 0 है, ए तो तुम्हारा कितना है, ए तो तुम्हारा 5 है और 3 सेकंड बोल रहा है तो 15, ठीक है। तो अभी वेलोसिटी तुम्हारा 15 है। तो मैं अगर थोड़ा सा फिल से तुम्हें बताऊं कि तुम्हें पता है कि डीपी बाई डी टी होता है, या तो तुम्हें यह भी पता है कि मास, वेलोसिटी फाइनल, वेलोसिटी इनिशियल, पाई टाइम, ऐसा ये भी पता है तुम्हें। इधर अगर तुम्हें देना है तो दे सकते हो, तो जो क्लास 9 वाला इधर से ये भी पता, अरे ये लिखो, या तो इधर लिख लो ना, ये डेल्टा पी लिख लो ना इधर,
मतलब डेल्टा पी निकालना पड़ेगा। इधर क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इधर सब देखो एक ही डायरेक्शन में है, तो मास तुम्हारा 2 kg है, ठीक है। ये डेल्टा पी निकाल रहा हूँ ना, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी जो पहले भी मैंने निकाला था, तो मास इंटू वेलोसिटी में निकाल रहा हूँ 2 kg। और वी फाइनल अगर देखोगे ना तो 15 है, और माइनस अगर तुम देखोगे ना वी इनिशियल अगर देखोगे तो 0 है, ठीक है। इनिशियली 0 वेलोसिटी से जा रहा था, डिवाइडेड बाई अगर तुम देखोगे तो टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 सेकंड। तो ये आ जाएगा 30 और बाई क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स। ये फोर्स है ना तो न्यूटन में आएगा, फोर्स है ना तो न्यूटन में आएगा, ठीक है। तो क्या ये तुम्हें समझ आ गया? क्या ये 10 न्यूटन डायरेक्ट में निकाल सकता था? देखो मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकता था कि फोर्स इक्वल टू एम ए हमें पता है, फोर्स इक्वल टू एम ए पता है, मास इधर चेंज हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। अगर मास चेंज हो रहा है तो एफ इक्वल टू एम ए लिख सकते हो डायरेक्ट। तो एफ इक्वल टू एम अगर देखोगे ना 2 kg दिया हुआ है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दिया हुआ है, कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर पा रहे। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता, टाइम के साथ वेरिएबल होता, तब हम लोग नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। अच्छा तो देखो इधर पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यह डायरेक्ट 10 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी तुम निकाल सकते हो, और मैंने थोड़ा सा फिल देके कि हमने जो सीखा है उधर से भी तुम निकाल सकते हो, डायरेक्ट एम ए करके भी निकाल सकते हो, एक ही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg स्टार्ट्स फ्रॉम इतना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना, ठीक है। इसमें भी दोनों तरीके से निकालते हैं जल्दी जल्दी। आफ्टर 3 सेकेंड फाइंड एक्सटर्नल फोर्स। तो 2 kg का मास 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 10 दिया हुआ है, और 3 सेकेंड बाद अगर देखोगे, 3 सेकेंड बाद, अभी मैं डायरेक्ट वेलोसिटी लिखूंगा इसका, कि वेलोसिटी हो जाएगा 10 था पहले, 3 सेकेंड में 30 इंक्रीज हो गया, तो इधर 40 हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये 2 kg का है, और फोर्स अगर निकालना है तो मैंने यही सिखा दिया ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वही तुम्हारा फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पहले निकालना सिखाया था, और उसके बाद डायरेक्ट मैंने उसको लिंक कर दिया कि फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब सेम ही होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। इसमें कुछ चेंज वगैरह नहीं हो रहा है ना, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिख सकते हो। अगर चेंज वगैरह होगा तो डीपी बाई डी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डीपी बाई डी। अभी दिखाऊंगा मैं, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो देखो इधर अगर क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल अगर देखोगे, फाइनल देखो ना, ये दोनों को इंटू कर दो तो 80 आ जाएगा, और ये आई के पी है इसलिए मैं आई कैप नहीं लिख रहा हूँ इधर। और ये अगर तुम देखोगे ना, इधर तुम 20 कर दो, इसको इंटू कर दो, 20 आ जाएगा, 2 इंटू 10 20 आ जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है? 3। तो ये अगर तुम देखोगे ना तो 60/3, तो 20 आ जाएगा आंसर। 60/3 अगर देखोगे तो 20, और ये फोर्स है तो 20 न्यूटन आ जाएगा। और डायरेक्ट तुम अगर एक्सेलरेशन और इधर से देखो सेकंड मेथड एफ इक्वल टू एम ए अगर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 10, तो आंसर इज 20 न्यूटन। ये भी करो तो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। बट मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये तो यूज कर रहे हो, ठीक है, बट कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है जो तुम्हारा मास है वो दिया हुआ है। देखना ये कुछ अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्वेश्चन। अगर मास जो है ना वो दिया हुआ है 2 kg, बट इस बार जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो रहा है 2t² प्लस t माइनस 1 में, ऐसा चेंज हो रहा है। तुम्हें चाहिए फोर्स, फाइंड फोर्स एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो क्या करोगे तुम लिखोगे f इक्वल टू, तुम क्या लिखोगे? f इक्वल टू एम ए, तो गलत हो जाएगा। या तो तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, या तो आगे a निकल के डिफरेंशिएट कर दो, m dp बाई dt कर दो। नहीं तो देखो f इक्वल टू dp बाई dt होता है कि नहीं, dp बाई dt, तो d बाई dt ऑफ p, p मतलब मास इंटू वेलोसिटी होता है। इधर पे मास तो वेरिएबल नहीं है, तो dp बाई dt ऐसे भी कर सकते हो ना। तो इधर पे 2 kg रख सकते हो, dp बाई dt इधर अगर करोगे तो 40 प्लस 1 आ जाएगा। क्या जाएगा? 40 प्लस 1 आ जाएगा। क्या जाएगा? 40 प्लस 1, तो ये 80 प्लस 2 आ जाएगा। इधर पे 1 बिठा दो तो आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स एक सेकेंड में 10 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर पे और एक कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, ठीक है। इधर पे क्वेश्चन 2 ऐसा भी आ सकता है कि मोमेंटम जो है ना वही टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मोमेंटम का इक्वेशन दे सकता है ऐसे, ठीक है। ये मोमेंटम का इक्वेशन हो गया, फाइंड फोर्स, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। तब क्या करोगे? तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? f इक्वल टू dp बाई dt, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, फाइंड फोर्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तब क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इधर करोगे तो 4 आएगा, और इधर पे 2 सेकंड बिठाना है तो ये 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 12 न्यूटन का तुम्हारा फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 न्यूटन का तुम्हारा फोर्स आ जाएगा। देखो कैसे कैसे वेरिएशन हो सकता है, मैंने सब इधर पे बता दिया।
ठीक है, ये सब वेरिएशन हो सकता है, नोट करना अच्छे से, वो सब तो इजी है, मैंने करवा दिया है। ठीक है, चलो ये भी कर ही लेते। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, उसके बाद शायद हमारा लास्ट होगा या तो लास्ट सेकंड होगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg स्टार्ट्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिस, आफ्टर 5 सेकंड इट कोलाइड विद ए वॉल। देखो ये मैंने करवा दिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 2 kg का मास, ये पहले ही करवा दिया था। स्टार्ट्स कितना 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आफ्टर 5 सेकंड इट कोलाइड, देखो 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद उसने कोलाइड किया एक वॉल से, एक वॉल से कोलाइड करके इट रिबाउंड विथ 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड से ये रिबाउंड हो गया। तो तुम्हें चाहिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। तो एक्सटर्नल फोर्स जो आता है वो तुम्हें पता है कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख सकते हो, क्योंकि इधर कुछ चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो डायरेक्ट तुम ये लिख सकते हो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। तो पी फाइनल अगर देखोगे ना तो ये फाइनल है, तो इसका अगर देखो 2 kg है, 2 इंटू 20, बट ये माइनस आई कैप में होगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो ये माइनस आई कैप, ये प्लस आई कैप है। माइनस इनिशियल अगर देखो ना तो इनिशियली कितना है 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 क्या आई कैप के डायरेक्शन, डिवाइडेड बाई अगर देखोगे ना तो 5 सेकंड लगा तो 5। इधर से तुम देखोगे तो -40 आई कैप, ये अगर देखोगे तो 20 आई कैप, ये अगर देखोगे तो 5। तो इधर से तुम अगर देखोगे तो 60 -60 आई कैप 5 हो जाएगा, दैट विल बी -12 आई कैप हो जाएगा आंसर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो न्यूटन लिख सकते हो। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा तुम्हें अगर ये सब पता है तो। ठीक है, अभी देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg फॉल्स फ्रॉम, अच्छा ये भी हमें करना था, चलो कर ही लेते। चलो हमें ये चाहिए कि 0.5 kg का एक, इधर पे देखना, इधर पे सिर्फ काइनेमेटिक्स लग जाएगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन मैंने बताया था ना, काइनेमेटिक्स इतना ज्यादा चाहिए नहीं, इक्वेशन तो तुम्हें पता ही है, v = u + at वगैरह। ठीक है, बैकलॉग है तो कवर कर लेना। तो 5 मीटर ऊपर से मैंने क्या किया, 5 मीटर ऊपर से मैंने एक बॉल को छोड़ दिया, इट रिबाउंड बैक एंड इट कोलाइड फॉर फ्लोर फॉर, अच्छा ठीक है। तो इधर पे अगर इसने ये कोलिशन हुआ, कोलिशन में टाइम जो लगा ना वो 0.1 सेकेंड का लगा। ठीक है, और ये इसके में कोलाइड होने के बाद ये 2.5, मतलब ये पूरा आधा, इधर से 2.5 का क्या हुआ, राइज हुआ। फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर। अच्छा, फ्लोर ने कितना बॉल पे फोर्स लगाया, ये फोर्स चाहिए। देखो ये फ्लोर है ना, फ्लोर ने इस बॉल पे कितना फोर्स लगाया, तो हमें पता है कि फोर्स लगाया का मतलब ये होता है कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डीपी बाई डी टी भी लिख सकते हो, एक ही बात होता है। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ये तो होता है, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो होता है, तो मतलब ये ही हमें निकालना है। ठीक है, टाइम तो दिया हुआ है, टाइम से डिवाइड कर देंगे, इतना सेकंड के लिए ये बस कोलिशन हुआ है, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी निकालना है। और डेल्टा पी तुम्हें पता है कि डेल्टा पी होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाई क्या होता है, टाइम। और इधर अगर तुम देखोगे तो ये होता है एम वी फाइनल माइनस क्या होता है, एम वी इनिशियल। और वेक्टर के साथ लिखना होता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है बॉल का। ठीक है, अगर चेंज नहीं होता है तो नहीं लिखने से भी चल जाता, बट ये चेंज हो रहा है, तो बी एफ माइनस वी आई हमें निकालना है बस, और डिवाइडेड बाई टाइम तो कर ही देंगे हमने। ठीक है, तो हमें एक्चुअली वी एफ माइनस वी आई निकालना है। वी एफ मतलब हो जाएगा, देखो ये बॉल सबसे पहले देखना, इधर से फोर्स निकालना है, मतलब ये वेलोसिटी निकालना है जब इसने इधर पे टक्कर मारा होगा। जब इसने इधर पे टक्कर मारा होगा ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, जब इधर पे इसने टक्कर मारा होगा वो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, और जितना वेलोसिटी से ऊपर राइज हुआ ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी है। तो हमें वी आई चाहिए, जितना से टक्कर मारा, तो टक्कर कितना से मारा, तो वी आई कितना हो जाएगा, सिंपल, ये देखो इधर से फ्री फॉल हो रहा है, तो u 0 होने से फाइनल वेलोसिटी √2gh होता है ना, फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, √2gh होता है। तो ये u अगर 0 होगा तो फाइनल वेलोसिटी इधर पे क्या हो जाएगा, √2gh। तो 2gh, तो 2g का वैल्यू 10 पकड़ लेते, और h अगर देखोगे तो 5 है, तो इधर से अगर देखोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड तुम्हारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर देखोगे 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और नीचे की तरफ है तो इसलिए माइनस जे कैप इसमें हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी ऊपर का वेलोसिटी, ये ग्राउंड में टक्कर मारा, अभी कितना वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो वीएफ निकालना है। तो इधर से इधर एक इक्वेशन लगा लो, देखो इतना तक ही जा पा रहा है, मतलब इधर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, उसके बाद गिर जाएगा, मतलब इधर जाके उसके बाद गिर जाएगा, तो हमें बस इधर से इधर देखना है। तो फाइनल में तो इधर पे 0 आ गया होगा ना, इधर पे उसका वेलोसिटी 0 हो गया होगा, तो फाइनल इतना जाके उसके बाद गिर रहा होगा, तो इस पॉइंट में उसका वेलोसिटी 0 है। तो इस पॉइंट में अगर इसका वेलोसिटी 0 है तो इधर पे अगर तुम लगाओगे ना तो इधर पे तुम्हें पता चल जाएगा v² माइनस यू, मतलब तुम्हारा वी एफ है अभी, टू ट्वाइस ए, अगर देखोगे ऊपर जा रहे हो
तो माइनस जी लेना पड़ेगा, ऊपर जा रहे हो ना जी नीचे, तो माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट तुम कर रहे हो 2.5 का, ठीक है ना, ये समझ आ गया। 5/2 लिख सकते हो, इसको इसको काट सकते हो, तो इधर 50 आ जाएगा, और माइनस माइनस काट देना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √50। कितना आ जाएगा, √50, जिसको हम लोग 25 √2 लिख सकते हैं, मतलब 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 √2 मीटर पर सेकेंड। और ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये प्लस आई कैप, क्या आ जाएगा, प्लस आई कैप आ जाएगा, प्लस आई कैप आ जाएगा। बस इतना ही बिठा देना है, आंसर आ जाएगा। इट इज मास कितना है, मास ये इधर पे 0.5 आएगा। मास कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। और साथ में अगर तुम देखोगे मास कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, और साथ में अगर तुम देखोगे तो वी फाइनल हम लोग ने कितना निकाला था, वी फाइनल अगर आई कैप में निकाला था, दैट इज 5 √2 आई कैप, ठीक है। और साथ में तुम देखो कि वी इनिशियल हम लोग ने कितना निकाला था, माइनस ऑफ, देखो ये माइनस, इधर माइनस, और वी इनिशियल में देखो एक माइनस जे कैप है, आई कैप नहीं है, ये जे कैप है, आई कैप नहीं है, यो जे कैप है, ठीक है। ये आई कैप थोड़ी है, जे कैप है ना, ऊपर ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, जे कैप है। अच्छा, तो इधर पे तुम क्या लिख सकते हो, ये जे कैप लिख सकते हो, और माइनस ऑफ, ये देखो माइनस, और वी इनिशियल अगर देखोगे ना तो उसमें एक माइनस है, तो इधर पे एक माइनस आएगा, माइनस कितना आएगा, 10 आएगा, 10, और जे कैप, ठीक है, -10 जे कैप डिवाइडेड बाय, अगर देखोगे तो टाइम, टाइम कितना दिया था, टाइम कितना दिया था, टाइम कितना दिया था 0.1, टाइम कितना दिया था 0.1, तो ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ये 5 आ गया, ये कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे ना ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस अगर हो जाएगा तो ये 5 √2 प्लस 10, और साथ में तुम इधर पे जे कैप लिख सकते, ठीक है। तो 5 को अगर इंटू कर दोगे इधर, तो 25 √2 आ जाएगा एक में, और एक में आ जाएगा 50। तो इतना फोर्स, ठीक है, अभी कैलकुलेशन तो तुम कर ही सकते हो, तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा कि फोर्स इतना जे कैप में लग रहा है, जे कैप मतलब ऊपर के डायरेक्शन में। यस, इट इज ऑब्वियस दैट ये ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, देखो ये आके गिरा तो वाल उसको ऊपर के डायरेक्शन में मारेगा, जो कि इधर से भी प्रूफ भी हो रहा है कि जे पॉजिटिव में आया है, ठीक है, जे पॉजिटिव में आया मतलब ऊपर के डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगा, ठीक है। ये सब हम लोग इंपल्स में भी करेंगे, ठीक है, इंपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसमें भी ये सब ही करेंगे, ठीक है। तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए और ज्यादा, ठीक है। तो और हमारे पास और इसके बाद और एक क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg इज फायर्ड विद स्पीड इतना, enters heavy wooden block and comes to rest after penetrating a distance of 60 centimeter. Find the average resistive force exerted by the block on the bullet. ठीक है, तो फोर्स निकालना है ना, तो फोर्स इक्वल टू डायरेक्ट एम ए यूज करने का इधर पे ये सवाल है, ठीक है। डायरेक्ट एम ए हम लोग यूज करेंगे, ए निकाल के एम ए यूज कर लेंगे, ठीक है। कैसे सर, जैसे कि इधर पे एक तुम्हारे पास वुडन ब्लॉक दिया हुआ है, और ये वुडन ब्लॉक है, तो इसका क्या होगा, एक थिकनेस भी होगा ना, तो ये थिकनेस मैंने इधर पे तुम्हें दिखाया, ठीक है। तो ये अगर थिकनेस हुआ तो बुलेट क्या हो रहा है, इधर से देखना, बुलेट एक जा रहा है, ठीक है। तो ये बुलेट इस सरफेस में कितना से 90 मीटर पर सेकंड से इधर अंदर गया, 90 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और आफ्टर 60 सेंटीमीटर जाने के बाद, ठीक है, वो रेस्ट में आ गया क्या, 90 मीटर पर सेकंड से गया, और वो 60 सेंटीमीटर जाने के बाद, मतलब इधर से 60 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद वो इस पॉइंट में आके वो रेस्ट में आ गया, इस पॉइंट में उसका वेलोसिटी 0 आ गया, तो हो गया ना। इधर पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा के a निकाल लेंगे, ठीक है। तो v स्क्वायर तुम्हारा 0 हो चुका है, a अगर तुम u अगर देखोगे तुम 90 स्क्वायर इधर पे यूज कर सकते हो, ट्वाइस a हमें चाहिए, s अगर देखोगे तो 60/100 तुम इधर पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इधर पे बाकी कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, दैट इज ये आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम माइनस में लिख दो 990 इंटू 90, और इधर पे 100 इस तरफ लेके आना, और इधर 60, ठीक है, और साथ में एक 2 भी है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया, इधर से नेगेटिव में आएगा क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन ये इस तरफ जा रहा है, फोर्स इस तरफ लगा रहा है, देखो ये इस तरफ जा रहा है, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, फोर्स पक्का इस तरफ लग रहा होगा, इसलिए रेजिस्टिव फोर्स है। तो ये जो एफ रेजिस्टिव जो हमें निकालना है, जो कि नेगेटिव में आएगा क्योंकि माइनस एम, देखो एम ए, तो m जो आएगा वो तुम्हारा कितना दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है तुम्हारा, m दिया है 0.04, और a जो है ना वो नेगेटिव में दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, नेगेटिव में, ये कैंसिल आउट कर देना तुम, ठीक है। तो 90 इंटू 90 इंटू 100
पाई क्या आ जाएगा 120, है ना। ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स होने से नेगेटिव में आता है आंसर। तो ये तुम्हारा आ जाएगा नेगेटिव में 4/100 लिख सकते हो इसको, इधर पे 90 इंटू 90 लिख सकते हो, इधर ये 100 लिख सकते हो, और इधर पे अभी 120 लिख सकते हो। बाकी तो इधर पे कैंसिल आउट कर देना तुम, ठीक है। इसको इसके साथ पूरा कैंसिल कर देना, और इसके साथ ये कैंसिल कर देना, और 4 के साथ इसको 3 से कैंसिल कर देना, 3 के साथ इसको 3 कर देना, और तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो सब कुछ कैंसिल होके 270 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, 270 न्यूटन तुम्हारा रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा। तो F इक्वल टू एम ए का ही क्वेश्चन था, हम लोग ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चल सकते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते, और लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आज ये समझेंगे कि कैसे हमें F इक्वल टू dp by dt का यूज करना है, ठीक है। ए मेटल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। A water jet strikes the block normally, releasing water at the rate of 0.1 kg per second, ठीक है। kg per second मतलब इधर पे जो मास है ना वो चेंज हो रहा है, मतलब क्या गिवन है, मास डिवाइडेड बाय टाइम है, तो dm by dt दिया हुआ है, ये देख लो अच्छे से। ये kg पर सेकेंड का मतलब हो गया मास पर यूनिट टाइम, ये dm by dt दिया हुआ है, ठीक है। 0.1 kg पर सेकेंड, एक सेकेंड में 0.1 kg 1 kg 1 kg ऐसा वाटर एक जेट एक मेटल ब्लॉक पे डाल रहा है, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। देख ला ये कांस्टेंट है, इस बार स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्पीड इस बार कांस्टेंट हो गया ना, मैंने बोला था स्पीड कांस्टेंट, और तुम्हारा ये चेंज हो गया, ठीक है। एज्यूमिंग वाटर डज नॉट रिबाउंड, ठीक है, रिबाउंड होकर नहीं आ रहा है। फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो तुम्हें ये पता चल गया कि F जो होता है वो dp by dt होता है, लेकिन क्वेश्चन पर के यही हमें समझ आ रहा है कि मास इसमें चेंज आ रहा है, मास में चेंज आ रहा है, बट इसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं d by dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, जहाँ पे इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट है बट ये dm by dt कांस्टेंट नहीं है। तो इधर से तुम्हें समझ आ गया कि ये 5 दिया हुआ है और ये 0.1 दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ना 0.1 और 5 दिया हुआ है, तो आंसर जो आएगा वो 0.5 न्यूटन आएगा। तो F इक्वल टू एम ए भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, या तो A इज इक्वल टू F बाई एम लिख दो, एक ही बात है। देखना ये भी लिखेंगे हम लोग जल्दी जल्दी कि A इक्वल टू F बाई एम, तो तुम्हें समझना है कि A इक्वल टू F बाई एम का मतलब हो गया F इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो इधर से तुम अगर देखोगे तो A जो आएगा वो F आ गया 0.5, और मास जो है ना, मास वो है 2 kg का मास है, देख ला ये मेटल बॉडी का है, तो मास जो है वो 2 kg का है, आंसर इज 0.25। देख लो सब कुछ गलत क्या क्या कुछ, ठीक है। 5 आना चाहिएगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड ही 0.1 है, तो dm by dt 0.1 हो गया और वेलोसिटी तुम्हारा 5 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5, और 0.5 तुम्हारा फोर्स आ गया, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ये आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आंसर है। तुम्हें अगर फिर भी अगर समझना है कि ये क्या बताया गया कि इधर पे एक मेटल ब्लॉक है और कुछ नहीं, इधर पे क्या है, मेटल ब्लॉक है, और इधर से एक जेट है, ठीक है। एक जेट ने इधर से पानी 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 ऐसे दिया, ठीक है, ऐसे पानी दिया, और पानी जो इसके सरफेस में लग रहा है ना, ये एक इधर से फोर्स क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई अगर करेगा तो ये 2 kg का मास इधर से कुछ एक्सेलरेशन से जाना स्टार्ट होगा कि नहीं, वो एक्सेलरेशन निकालना था। तो ये जेट ने जो वाटर इधर से डाला है ना, उस वाटर के लिए फोर्स कितना आ रहा है, तो उस वाटर के लिए फोर्स जो तुम निकालोगे वो निकालोगे तुम v dm by dt से। क्यों, क्योंकि इधर पे देखो मैंने इधर प्रूफ करके दिया है कि ऐसा क्यों, क्योंकि v इस बार चेंज नहीं हो रहा है, m चेंज हो रहा है, तो v dm by dt से तुम फोर्स निकाल लो, और फोर्स के जगह तुम इधर पे इसमें जो फोर्स लग रहा है वही तो तुम्हारा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू ए के बराबर हो जाएगा, 2 इंटू ए के बराबर हो जाएगा, v dm by dt को बराबर कर दो, तो v दिया हुआ है 5, dm by dt 0.5, तो 0.1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 करने से 0.25 आ जाएगा, मतलब 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज लेक्चर 1 खत्म हो गया है। लेक्चर 2 में जरूर तुम आना, बट लेक्चर 1 पूरा देख के आना, ठीक है। जितना भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं तुम्हें जरूर हेल्प कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर 2 में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ को, ठीक है, और साथ में हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इम्पल्स पूरा खत्म करेंगे। बाय बाय।